AE11 हिंदी अध्याय 101 कक्षा में प्रथम से द्वितीय स्थान। लॉन्ग डांग डांग ने अपनी नजरें इधर उधर घुमाईं और तुरंत देखा कि नाइट्स क्लास 1 में उसके सहपाठी असामान्य रूप से जीवंत और उत्साही लग रहे थे, मानो उनके पास डींग मारने के लिए कुछ हो। कल की परीक्षा के बाद अन्य वर्गों में संयुक्त युद्ध में शूरवीरों की आवश्यकता पर चर्चा हुई। अपनी रक्षात्मक क्षमताओं और व्यापक कौशल के साथ शूरवीरों ने सामूहिक युद्धों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपने साथियों के लिए दुश्मनों को रोकना, उन्हें शक्ति और उपचार प्रदान करना और साथ ही अपनी उल्लेखनीय आक्रामक क्षमताएं। राक्षस जनजाति से लड़ते समय वे अक्सर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। ये स्पष्ट है कि वे हत्यारों और योद्धाओं की तुलना में जादू के पेशेवरों को अधिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। इस परीक्षण में सबसे बदकिस्मत जोड़ियां वे थीं जिनमें हत्यारे को पुजारी या समनकर्ता के साथ जोड़ा गया था। हत्यारों को जादूगरों को मंत्रों का जाप करने के लिए पर्याप्त समय देने में कठिनाई होती थी। कमजोर दुश्मनों से लड़ते समय तो यह आसानी से हो जाता था, लेकिन जेड ग्रीन ड्यूल ब्लेड्स दानव जैसे दुर्जय विरोधियों का सामना होने पर हत्यारे खुद को मुश्किल में पाते थे। बेशक चक्रीय पुनर्जन्म के प्रतिभाशाली चू यू जैसे असाधारण व्यक्ति अपवाद होंगे। इस प्रकार जिन जूनों ने अपनी परीक्षाएं सबसे पहले पूरी की, वे ज्यादातर इन्हीं संयोजनों वाले थे। जहां शूरवीरों वाली जोड़ियां कम से कम जैद हरे रंग के दोहरे ब्लेड वाले दानव के साथ पूरे दौर में टिक पाईं, वहीं इन जोड़ों का अनुभव ज्यादा आरामदायक रहा। सुरक्षा की भावना इस परीक्षा में जादू पेशेवरों द्वारा नाइट्स क्लास 1 को इस तरह से दर्जा दिया गया था। इस बार नाइट्स क्लास 1 के प्रति उपेक्षापूर्ण रवैये में मौलिक परिवर्तन आया। आओ अपने क्लास प्रेसिडेंट के लिए टोस्ट करें। जियान म्यू ने अपना पानी का गिलास उठाया और लॉन्ग कोन की ओर इशारा किया। हाँ, उसने गलती से उस व्यक्ति को पहचान लिया था। चलो ऐसा करते हैं। लॉन्ग कोन ने गलती सुधारने की जहमत न उठाते हुए उदार मुस्कान के साथ अपना कप उठाते हुए कहा। उसके शब्दों और उसकी उत्साहित अभिव्यक्ति को देखकर हर कप तुरंत लॉन्ग डांग डांग की ओर मुड़ गया। इस परीक्षा के बाद पूरे नाइट्स क्लास 1 ने उन्हें अपने क्लास प्रेसिडेंट के रूप में पूरी तरह से स्वीकार कर लिया था। ये कहना उचित होगा कि लॉन्ग डांग डांग द्वारा दिए गए एक्सप्लोसिव बर्स्ट कौशल के बिना वे इतने उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त नहीं कर पाते। महत्वपूर्ण क्षणों में एक्सप्लोसिव बर्स्ट की विस्फोटक शक्ति ने इस परीक्षा में कई समस्याओं को हल करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। नाइट्स क्लास 1 में 5 शूरवीर ऐसे थे जो 5वें रैंक तक पहुंच गए थे, जबकि शेष ज्यादातर चौथे रैंक के शिखर पर थे, केवल लान कोन को छोड़कर। तरल आध्यात्मिक शक्ति की साधना करने वाले 5वीं श्रेणी के शूरवीर के लिए एक विस्फोटक विस्फोट एक जादूगर के पूर्ण बल विस्फोट के समान ही शक्तिशाली युद्ध शक्ति को उजागर कर सकता था। ये परीक्षा आत्मा भट्टी दैवी चयन अनुष्ठान की पूर्व सूचना थी। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि सभी अपने परिणामों से प्रसन्न थे। लॉन्ग डांग डांग मुस्कुराए, ये सभी के सम्मिलित प्रयासों के कारण था। हिया होनगिन हंसी। डांग डांग, आज की कक्षा में कल की परीक्षा के परिणाम घोषित होने वाले हैं। क्या तुम्हें लगता है कि हमारे पास प्रथम स्थान पाने का मौका है? हालांकि लॉन्ग डांग डांग और दिव्य युवती मेंगलू सबसे आखिर में बाहर आए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि ज्यादा समय लेने से उन्हें पहला स्थान मिल गया। दुश्मनों को हराने की कुशलता भी एक कारक थी। ये संभव है कि अगर कोई छात्र अपनी लड़ाइयां जल्दी जीत लेता और पहले बाहर आ जाता, तो वह दानव जनजाति के ज्यादा लोगों को हरा सकता था। और इसलिए ज्यादा समय लगने का मतलब है कि पहला स्थान पाने की संभावना ज्यादा है। लॉन्ग डांग डांग ने जवाब दिया, मुझे यकीन नहीं है। हमने वैसे भी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया। जियान म्यू ने कहा, दरअसल हम सब जानने को उत्सुक हैं कि तुमने ये कैसे किया। तुम एक शूरवीर हो और दूसरा एक पुजारी। पुजारी अपनी आक्रामक क्षमताओं के लिए नहीं जाने जाते। तुम अभी 5वीं रैंक तक नहीं पहुंचे हो। हालांकि तुम्हारी विस्फोटक शक्ति प्रबल है, लेकिन 5वीं रैंक की तरल आध्यात्मिक शक्ति के बिना तुम्हारी निरंतर युद्ध क्षमता कमजोर हो सकती है। अंत में 6ठी रैंक के राक्षस होने चाहिए थे, फिर भी तुम दोनों इतने लंबे समय तक टिके रहे। लॉन्ग डांग डांग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं आप सभी से पूछना चाहता था कि जब आप चौथी श्रेणी से 5वीं श्रेणी में पहुंचते हैं, तो क्या आध्यात्मिक शक्ति का द्रव रूप में रूपांतरण एक साथ होता है या धीरे धीरे? उसने बड़ी कुशलता से विषय बदल दिया। वह अपना या अपनी चचेरी बहन का तुरुप का पत्ता नहीं बता सकता था। किसने कहा कि पुजारियों के पास आक्रामक शक्ति नहीं होती? उन्होंने कभी किसी खूबसूरत महिला को अपने विशाल हथौड़े के साथ नहीं देखा था। अपनी चचेरी बहन को दिव्य हथौड़ा चलाते हुए देखकर ही वह सिहर उठता था। वह सचमुच बहुत शक्तिशाली थी। जियान म्यू ने उत्तर दिया, ये हर किसी के लिए अलग अलग होता है।
चौथे क्रम से पांचवें क्रम तक की सफलता एक सीमा है। असाधारण प्रतिभा वाले लोग तुरंत सफलता प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अधिकांश को धीरे धीरे संचय करना पड़ता है। 1999 आध्यात्मिक शक्ति पर निरंतर साधना करके हम सफलता के अवसरों की तलाश करते हैं। एक बार सफलता मिल जाने के बाद तरल आध्यात्मिक शक्ति में रूपांतरण धीरे धीरे होता है। यह एक प्रक्रिया है। लॉन्ग डांगडांग की आंखें समझ से चमक उठी। हालांकि उसकी प्रतिभा निर्विवाद थी और उसकी जन्मजात आध्यात्मिक शक्ति 90 से भी ज्यादा थी, पांचवा स्थान हासिल करना उसके लिए आसान होना चाहिए था। हालांकि उसकी वर्तमान स्थिति ये थी कि उसके क्लोन थे जिनमें से प्रत्येक के गुण अलग अलग थे। किसी सफलता तक पहुंचने के लिए उसे इन गुणों में सामंजस्य बिठाना था। यही सामंजस्य उसकी सबसे बड़ी चुनौती साबित हुआ। ऐसा लग रहा था कि उसे और प्रयोग करने होंगे। यहां तक कि शिक्षक ने भी कहा था कि चौथे क्रम से पांचवें क्रम तक पहुंचने के लिए कोई विशेष तरकीबें या तकनीकें नहीं हैं। ये व्यक्ति की अपनी आध्यात्मिक शक्ति की व्यक्तिगत समझ पर निर्भर करता है। भले ही वह एक ही आध्यात्मिक शक्ति क्यों न हो, प्रत्येक की अपनी विशिष्ट विशेषताएं होती हैं। इसे सिखाने का कोई संभव तरीका नहीं है, इसे केवल व्यक्तिगत रूप से ही समझा जा सकता है। ऐसा लग रहा था कि उन्हें ध्यान में अधिक समय लगाना होगा। नाश्ता करने के बाद सभी लोग एक साथ नाइट्स क्लास 1 कक्षा में गए। आज यान याओ आश्चर्यजनक रूप से जल्दी आ गई और इस खूबसूरत प्रधानाध्यापिका के चेहरे पर मुस्कुराहट से पता चला कि वह बहुत अच्छे मूड में थी, असाधारण रूप से अच्छी। नमस्ते शिक्षक, सभी ने एक स्वर में उनका अभिवादन किया। हम नमस्ते नमस्ते, सभी लोग बैठ जाए, यान याओ ने मुस्कुराते हुए कहा। सच कहूं तो उसकी मुस्कुराहट देखकर युवा शूरवीरों को थोड़ी बेचैनी होती थी। वह आमतौर पर बहुत ही उग्र स्वभाव की थी। जब सभी छात्र अपनी सीटों पर बैठ गए तो यान याओ मुस्कुराए और बोले, वाकई बहुत बढ़िया। आप सभी ने इस मूल्यांकन अवधि के दौरान उल्लेखनीय सुधार किया है। इससे मुझे आशा की किरण दिखाई देती है। सबसे पहले मैं लॉन्ग डांगडांग की सराहना करना चाहता हूं। आपके आगमन ने कक्षा में नई ऊर्जा भर दी और आपने सभी को एक्सप्लोसिव बर्स्ट सीखने में भी मदद की, जिससे हम इस मूल्यांकन अवधि में उल्लेखनीय प्रगति कर पाए। अब मैं घोषणा करता हूं कि इन परीक्षाओं में हमारे नाइट्स क्लास 1 ने पूरी कक्षा में दूसरा स्थान प्राप्त किया है, जो कि प्रीस्ट्स क्लास 1 से थोड़ा पीछे है। यहां तक कि मैजेस क्लास 1 भी इस बार केवल तीसरे स्थान पर रहा। आया है। अचानक पूरी कक्षा उत्साह से चिल्ला उठी। युवा शूरवीरों को लग रहा था कि इस बार वे निश्चित रूप से अंतिम स्थान पर नहीं रहेंगे। उन्हें तीसरे या चौथे स्थान की उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने ये उम्मीद नहीं की थी कि वे मैजेस क्लास 1 से भी बेहतर प्रदर्शन करेंगे और अविश्वसनीय रूप से दूसरा स्थान हासिल कर लेंगे। नाइट्स क्लास 1 के लिए छठे स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना एक खगोलीय छलांग थी। दरअसल वे दूसरा स्थान इसलिए हासिल कर पाए क्योंकि नाइट्स क्लास 1 का औसत स्कोर बेहतरीन था। लगभग सभी नाइट टीमें ऊपरी आधे हिस्से में रहीं, और मैजेस क्लास 1, समनर्स क्लास 1 और असैसिन्स क्लास 1 की कुछ टीमें परीक्षा शुरू होने के कुछ ही देर बाद बाहर हो गईं। स्कोर मिलाने के बाद नाइट्स क्लास 1 सबसे आगे आ गई। ठीक है, मैंने अभी काम खत्म नहीं किया है। यान याओ ने युवा शूरवीरों को शांत करने के लिए अपना हाथ हिलाया। फिर उसने अपनी नजरें आखिरी पंक्ति में बैठे लॉन्ग डांगडांग की ओर घुमाई। उसके होंठ मुस्कुराहट में मुड़ गए। लॉन्ग डांगडांग, कृपया खड़े हो जाओ। लॉन्ग डांगडांग आश्चर्यचकित रह गया, लेकिन तुरंत खड़ा हो गया। यान याओ ने उसे इशारा किया, सामने आओ। लॉन्ग डांगडांग आगे की ओर चला गया और उसके पास खड़ा हो गया। यान याओ ने कहा, सबसे पहले मैं आप दोनों भाइयों को शुरू में शामिल न करने के लिए माफी मांगना चाहता हूं। मेरी अदूरदर्शिता कमजोर थी। इससे पहले कि लॉन्ग डांगडांग जवाब दे पाता, पीछे बैठे लॉन्ग कोनकोंग ने अचानक कहा, गुरुजी, आप मुझे भी आगे क्यों नहीं बुलाते? चुप रहो, यान याओ और लॉन्ग डांगडांग ने लगभग एक साथ कहा। नाराज होकर यान याओ ने जवाब दिया, अगर आप मुझे कक्षा में भी पहला स्थान दिला सकते हैं तो आप रोजाना कक्षा के दौरान मेरे बगल में भी बैठ सकते हैं। खैर, दूसरी बात, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, डांगडांग। इस बार पुजारी की कक्षा 1 के लिंग मेंगलू के साथ आपकी टीम ने पहली कक्षा में, या यूं कहूं कि पूरी निचली कक्षाओं में, पहला स्थान हासिल किया है। आपके अंक तीसरी कक्षा के शीर्ष स्कोरों से थोड़े बेहतर थे। हालांकि उन्होंने ऐसी संभावना का अनुमान लगाया था, लेकिन यान याओ की घोषणा के बाद कक्षा में फिर से उत्साह का माहौल हो गया। कक्षा अध्यक्ष, कक्षा अध्यक्ष, कक्षा अध्यक्ष। लॉन्ग डांगडांग को देखते ही यान याओ की आंखें खुशी से भर आईं। वह तो सिर्फ चौथे दर्जे का शूरवीर था।
हालांकि वह अवचेतन रूप से मानती थी कि दिव्य कन्या मेंगलू ने उनकी सफलता में एक निर्णायक भूमिका निभाई होगी और लॉन्ग डांगडांग के प्रथम स्थान में कुछ हद तक भाग्य का हाथ था, फिर भी वह प्रथम स्थान था। इससे उसे सचमुच बहुत सम्मान मिला। डांग डांग जाओ। अकादमी चाहती है कि हर कक्षा के विजेता अकादमिक मामलों के कार्यालय में इकट्ठा हों। उनके पास शायद तुम्हारे लिए कुछ खास इनाम होंगे। लॉन्ग डांग डांग स्पिरिट फनेस अकादमी के प्रशासनिक कार्यालय पहुंचा तो उसने पाया कि वह सबसे आखिर में पहुंचा था, क्योंकि अंदर पहले से ही 23 लोग खड़े थे। इसके अलावा उसने एक बार फिर अपनी खूबसूरत घूंघट वाली चचेरी बहन को देखा। जब लिंग मेंगलू की कोमल निगाह उस पर पड़ी तो उसकी आंखों में अचानक तिरस्कार का भाव उभर आया। हम आपका इंतजार कर रहे थे। स्कूल के निदेशक यू युनकियोन सामने खड़े थे। लॉन्ग डांगडांग को आते देख उन्होंने हाथ हिलाया और कमरे का दरवाजा हवा के एक अदृश्य प्रवाह के बल पर बंद हो गया। लॉन्ग डांगडांग स्वाभाविक रूप से लिंग मेंगलू के बगल में खड़ा हो गया और मुस्कुराते हुए उसे सिर हिलाया। मेंगलू की निगाहें अपनी सामान्य सौम्यता पर लौट आईं और उसने भी उसके साथ मुस्कुराहट बांटी। सबसे पहले अपनी अपनी कक्षाओं में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने के लिए बधाई। सभी कक्षाओं के चैंपियन होने के नाते आप अपने आयु वर्ग के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि हैं। इसलिए अकादमी आपको एक विशेष पुरस्कार प्रदान करती है। जैसा कि आप जानते हैं, स्पिरिट फनेस अकादमी 2 हफ्तों में ईश्वरीय चयन अनुष्ठान आयोजित करेगी। आज हम आपको अनुष्ठान में जल्दी प्रवेश करने के लिए टोकन देंगे। ये टोकन अन्य छात्रों से अलग होगा, इसलिए आपको समारोह से पहले अपने टोकन को सुरक्षित रखना होगा। अनुष्ठान में लोगों को नहीं, बल्कि टोकन को मान्यता दी जाती है। अगर आप इसे खो देते हैं तो आप यह अवसर खो देंगे। एक वरिष्ठ चैंपियन ने खुद को ये पूछे बिना नहीं रखा, शिक्षक यू, आप इसे समारोह शुरू होने से ठीक पहले हमें क्यों नहीं दे देते ताकि इसे खोने का खतरा खत्म हो जाए। यू युनकियोन के चेहरे पर गंभीरता छा गई और उसने सख्ती से कहा, अकादमी के अपने इरादे हैं। आपको बस ये याद रखना है कि टोकन हमेशा अपने साथ रखें। बोलते हुए उसने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी हथेली सुनहरी रोशनी से भर गई और गोलाकार सुनहरे टोकन क्रमशः उपस्थित प्रत्येक छात्र की ओर उड़ते हुए निकल आए। लॉन्ग डांगडांग ने अपना टोकन पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया और उसके बगल में बैठे मेंगलू ने भी एक टोकन पकड़ लिया। टोकन हाथ में गर्म लग रहा था, धातु जैसा ठंडा नहीं। जब उसने उसे पकड़ा तो उसे खून से जुड़ा एक अजीब सा एहसास हुआ, मानो टोकन पल भर में उसके शरीर का हिस्सा बन गया हो। लॉन्ग डांगडांग ने अनजाने में अपना सिर घुमाकर मेंगलू की तरफ देखा। उसे साफ साफ याद आया कि उसके चचेरे भाई ने एक बार उससे कहा था कि अपनी कक्षा में पहला पुरस्कार जीतने का एक बड़ा फायदा है, और उसे लगा कि शायद यही टोकन होगा। मेंगलू ने धीरे से उसकी ओर सिर हिलाया। ठीक है, अब आप वापस जा सकते हैं। यू युनकियोन ने एक बार फिर अपना हाथ हिलाया और दरवाजा फिर से खुल गया। प्रशासनिक कार्यालय से निकलते हुए लॉन्ग डांगडांग मेंगलू के साथ पहली कक्षा के शिक्षण भवन की ओर चल पड़ा। जब उन्होंने अपने और दूसरे चैंपियन छात्रों के बीच थोड़ी दूरी बना ली तो उसने धीरे से पूछा, चचेरे भाई, इस टोकन का क्या उद्देश्य है? लिंग मेंगलू वहीं रुक गई और उसकी ओर देखने लगी। चचेरे भाई, तुमने इसे बहुत गहराई से छुपाया है। क्या तुम उस दिन ठीक थे? क्या अंत में तुमने ही फिर से वही किया? लॉन्ग डांगडांग ने घबरा कर कहा, चचेरे भाई, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? उस दिन मैं वह बलिदान करने के बाद बेहोश हो गया था और बाहर जाग गया था। लिंग मेंगलू ने उसकी ओर गहराई से देखा और पीछे मुड़कर चलने से पहले एक दुर्लभ प्रकार की छेड़खानी प्रदर्शित करते हुए अपना पैर पटका। लॉन्ग डांगडांग ने जल्दी से उसे पकड़ लिया। चचेरे भाई, आपने मुझे अभी तक नहीं बताया है, इस टोकन में क्या खास है? लिंग मेंगलू ने फिर से चलना बंद कर दिया, अपनी तर्जनी उंगली अपने होठों पर रख ली और फिर अपना सिर थोड़ा हिलाया, ये संकेत देते हुए कि वह नहीं बता सकती। चचेरे भाई, क्या तुम सीनियर कक्षाओं में जाने पर मेरी राक्षस शिकार टीम में शामिल होना चाहोगे? लिंग मेंगलू ने बात बदल दी। राक्षसों का शिकार करने वाली टीम? तुम्हारा मतलब उस टीम से है जो इतिहास की कक्षा में बताई गई राक्षस जनजाति से लड़ती है। लेकिन क्या तुमने यह नहीं कहा था कि अब कोई राक्षस नहीं है? लॉन्ग डांगडांग ने हैरानी से पूछा। हाँ, कोई राक्षस नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कोई और खतरा नहीं है। हमारी स्पिरिट फनेस अकादमी की राक्षस शिकार टीमें बहुत महत्वपूर्ण हैं। जैसा कि आपने देखा है, सीनियर 6 के समूहों में मूल्यांकन में भाग लेते हैं, अब उनके पेशे के आधार पर नहीं, बल्कि एक टीम के रूप में, जिसमें प्रत्येक टीम में सभी 6 पेशे होते हैं। ये राक्षस शिकार टीम का प्रारंभिक रूप है।
बेशक, अगर आप एक असली राक्षस शिकार टीम बनना चाहते हैं तो आपको एक परीक्षा पास करनी होगी। एक बार स्वीकृत होने पर आपको हमारी अकादमी, यहाँ तक कि संघ से भी भरपूर समर्थन मिलेगा। मुझे लगता है मेरी राक्षस शिकार टीम को आपके जैसे त्याग की भावना वाले शूरवीर की जरूरत है। आप पहले व्यक्ति हैं जिन्हें मैंने आमंत्रित किया है। क्या आप मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर सकते हैं? अंत में उसकी आंखों में अपनी सामान्य कोमलता लौट आई, साथ ही एक दयनीय विनती का भाव भी। यदि लॉन्ग डांग ने अपने चचेरे भाई को राक्षस जनजाति के खिलाफ उस विशाल हथौड़ा को चलाते हुए नहीं देखा होता तो वह उसकी सुंदर दयनीय निगाहों के आगे झुक जाता। लेकिन अब, ठीक है, निमंत्रण के लिए धन्यवाद चचेरे भाई। क्या आप मुझे इसके बारे में सोचने का मौका दे सकते हैं? लॉन्ग डांग ने धैर्यपूर्वक उत्तर दिया। लिंग मेंगलू अचंभित रह गई। उसने उम्मीद नहीं की थी कि लॉन्ग डांग उसे साफ मना कर देगा। परीक्षा के दौरान भले ही दोनों का तालमेल ठीक से न रहा हो, लेकिन दोनों ने एक दूसरे की ताकत, यहाँ तक कि अपनी अपनी छिपी हुई खूबियों को भी पहचान लिया था। इसके अलावा वे खून के रिश्ते से भी जुड़े थे और उसने सोचा कि वह जरूर मान जाएगा। क्या तुम्हें कोई आपत्ति है? लिंग मेंगलू ने अपने आकर्षक व्यवहार को गंभीरता में बदलते हुए पूछा। लॉन्ग डांग ने स्पष्ट रूप से उत्तर दिया, यदि हमें भविष्य में ऊपरी कक्षाओं में विभिन्न उद्देश्यों के लिए एक आरक्षित दानव शिकार टीम बनाने की आवश्यकता होगी तो मैं अपने भाई से खुद को अलग नहीं करूंगा। लॉन्ग कौन? लिंग मेंगलू चुप हो गई। चूंकि उसे लॉन्ग डांग की ताकत का पता चल गया था, उसने अपने दूसरे चचेरे भाई की स्थिति की भी बारीकी से जांच की थी और उसे पता चला था कि लॉन्ग कौन स्पिरिट फनेस अकादमी के इतिहास में सबसे कम साधना स्तर वाला छात्र हो सकता है, जो चौथे दर्जे तक भी नहीं पहुंच पाया। हालांकि परीक्षा में उसका अंतिम प्रदर्शन बुरा नहीं था, लेकिन यह मुख्य रूप से 5वें दर्जे के शूरवीर की भागीदारी के कारण था। उसका स्कोर शीर्ष 1/3 छात्रों में से एक था। लेकिन एक राक्षस शिकारी टीम में प्रत्येक पेशे में केवल एक ही व्यक्ति हो सकता है, लिंग मेंगलू ने कहा। लॉन्ग डांग ने उत्तर दिया, मैं भी जादूगर बन सकता हूं। एक जादूगर के रूप में जिसांग लियुइंग वास्तव में बहुत शक्तिशाली है। आमने सामने मैं शायद उसे हरा नहीं सकता, लिंग मेंगलू ने कहा। अगर तुम, मैं, जिसांग लियुइंग, तांग लीगुआन, चू यू और कई कैजुआन, हम शायद पिछली शताब्दी में अकादमी द्वारा देखी गई सबसे मजबूत राक्षस शिकारी टीम बन सकते हैं। एक सहज मुस्कान के साथ लॉन्ग डांग ने कहा, चचेरे भाई, तुम मुझे बहुत ऊंचा समझते हो। मुझे सबसे ताकतवर होने की परवाह नहीं है। कौन एक आजाद ख्याल इंसान है। मुझे उसके साथ रहना होगा और उसे आगे बढ़ाते रहना होगा, वरना वह ड्रैगनफ्लाई की तरह उड़ जाएगा। ये शब्द सुनकर मेंगलू अपनी हंसी रोक नहीं पाया। तो कौन कितना मजेदार किरदार है। ठीक है, चलो एक राक्षस शिकारी टीम बनाते हैं। लॉन्ग डांग अचंभित रह गया। क्या तुम सचमुच इतनी जल्दीबाजी में फैसला कर रहे हो? क्या हमें इस पर सोचने की जरूरत नहीं है? कौन की साधना का स्तर ऊंचा नहीं है? मेंगलू ने अपनी हमेशा की तरह हल्की मुस्कान के साथ कहा, हम सभी के पास विकास की बहुत गुंजाइश है। चचेरे भाई, मुझे पता है कि तुम दोनों अभी 15 साल के भी नहीं हो। और सबसे जरूरी बात, तुम एक अच्छे भाई हो। मुझे यकीन है कि तुम मेरे लिए सबसे अच्छे छोटे भाई होगे। तुम एक ऐसे शूरवीर हो जो दूसरों के लिए बलिदान देने को तैयार है। मेरे दिल में तुम उन चारों की कुल मिलाकर भी ज्यादा अहमियत रखते हो। इसलिए मेरी टीम को तुम्हें जरूर अपनाना चाहिए। हाँ, लॉन्ग डांग की बातें सुनकर उसने तय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे उसे बाकी 4 को छोड़ना पड़े, उसकी टीम को इस किशोर को अपने सामने रखना ही होगा। उसमें ताकत थी, दृढ़ता थी और एक नेक दिल था। बस एक ही बात खटकती थी कि उसने कभी सब कुछ नहीं बताया। लॉन्ग डांग ने अपनी खूबसूरत और आकर्षक चचेरी बहन को देखा। वह या तो जल्दबाजी में थी या फिर कोई फैसला सुनाने की कोशिश में। लेकिन उसे मानना पड़ा, मेंगलू की बातों ने उसे छू लिया। उसने तुरंत सम्मान में अपना सिर झुका लिया। चचेरी बहन, तुम कमाल हो। अब से हम तुम्हारे ही लोग हैं। युवा शूरवीर को अपने सामने झुकते देख लिंग मेंगलू ने चांदी की घंटी जैसी हंसी में अपना सिर थपथपाते हुए कहा, बस अच्छा रहो। मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। इस सप्ताहांत कौन को मेरे घर खेलने के लिए ले आओ। लॉन्ग डांग ने कड़वी मुस्कान दी। ये बच्चा सप्ताहांत में काफी व्यस्त रहता है। चलो आत्मा भट्टी के दैवी चयन अनुष्ठान के समाप्त होने तक प्रतीक्षा करें। खेती में व्यस्त, ये सराहनीय है, मेंगलू मुस्कुराया। लॉन्ग डांग ने अपनी कड़वी मुस्कान जारी रखी। कक्षा में वापस आकर पाठ शुरू हो चुका था।
आज यान याओ मुख्य रूप से सभी को पवित्र तलवार का उपयोग करने में मदद कर रहा था। अब जो लोग पवित्र तलवार का प्रदर्शन करने के लिए विस्फोट का उपयोग कर सकते थे, उनमें लॉन्ग डांगडांग के अलावा, जिसकी स्थिति अनोखी थी, मुख्यतः 5वीं श्रेणी के कुछ युवा शूरवीर थे, बाकी अभी भी कुछ कमजोर थे। इसके अलावा, हालांकि पवित्र तलवार केवल एक कौशल थी, इसके उपयोग के दौरान कई तकनीकें थीं। इन 2 हफ्तों के व्याख्यानों के माध्यम से लॉन्ग डांगडांग और लॉन्ग कोनकोन ने शिक्षक की शिक्षण विधियों को मूलतः समझ लिया था। स्पिरिट फनेस अकादमी में जूनियर हाई स्कूल के पहले 3 वर्षों में शिक्षक छठे दर्जे के शूरवीर से नीचे के सभी सामान्य कौशल सिखाएंगे, और यदि कोई छठे दर्जे से ऊपर पहुंच सकता है तो वे उन्नत कौशल भी सिखाएंगे, ठीक वैसे ही जैसे अभी वे विस्फोट के कारण सभी को पवित्र तलवार सिखा रहे हैं। जहां तक प्रत्येक व्यक्ति को दंडक शूरवीर या सुरक्षा शूरवीर में से किसी एक में महारत हासिल करने और किस प्रकार की क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करने का प्रश्न है, यह उसकी अपनी पसंद है। एक ही शूरवीर के कौशल के बारे में सभी की समझ और पसंद अलग अलग होती है, जिसके परिणामस्वरूप साधना के अलग अलग प्रभाव होते हैं। स्पिरिट फनेस अकादमी में प्रवेश पाने वाले छात्र बेहद बुद्धिमान और उच्च क्षमता वाले होते हैं। वे सभी अपनी पसंद खुद बनाना जानते हैं। अगर उन्हें अपनी पसंद को लेकर कोई संदेह है तो वे अपने शिक्षकों से भी सलाह ले सकते हैं। हालांकि वह पहले से ही पवित्र तलवार का इस्तेमाल कर सकता था और उसे 9वीं श्रेणी के शिक्षक का मार्गदर्शन प्राप्त था, फिर भी लॉन्ग डांगडांग ने ध्यान से सुना। एक ही कौशल के बारे में अलग अलग लोगों की अलग अलग समझ होती है और वह और अधिक अनुभव प्राप्त करने की आशा कर रहा था। लॉन्ग कोनकोन वहां बैठा था, थोड़ा उबा हुआ सा लग रहा था। बीच बीच में उसके चेहरे पर एक मूर्खतापूर्ण मुस्कान आ जाती थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या सोच रहा है। लॉन्ग डांगडांग उसे लगातार टोक रहा था, तभी वो थोड़ी देर के लिए ध्यान केंद्रित कर पा रहा था। पलक झपकते ही सप्ताहांत आ गया। लॉन्ग डांगडांग और लॉन्ग कोनकोन शुक्रवार की रात सीधे अकादमी से टेलीपोर्ट होकर मंदिर मुख्यालय पहुंच गए। 2 बार यहां आने के बाद वे इस जगह से परिचित हो गए थे और अपने शिक्षकों की अनुमति से उन्हें हर कोने तक पहुंचने की स्वतंत्रता थी। जब ना ये ने लॉन्ग कोनकोन को देखा तो उसने लड़के की लगभग नाचती हुई भौहों पर ध्यान दिया और राहत की सांस ली। उसे परीक्षा के बारे में जरूर पता था, और उससे भी ज्यादा जरूरी बात यह थी कि वह जानता था कि यह परीक्षा कितनी महत्वपूर्ण थी। ये स्पिरिट भट्टी के ईश्वरीय चयन अनुष्ठान से संबंधित थी। परीक्षा में प्रदर्शन का भविष्य में स्पिरिट भट्टियों के चयन पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। ये देखकर कि तुम कितने खुश हो, तुमने अच्छा काम किया है ना ये ने पूछा। freewebnovel.com। बिल्कुल, आखिरकार मैं आपका प्रत्यक्ष शिष्य हूँ। क्या मैं खराब प्रदर्शन कर सकता था? पहली कक्षा के 62 छात्रों को प्रतियोगिता के लिए 31 समूहों में बांटा गया और मुझे 11वां स्थान मिला। हम शीर्ष 3रे स्थान पर पहुंच गए। प्रभावशाली है ना? लॉन्ग कोनकोन ने गर्व से कहा, उसके चेहरे पर विजय का भाव था। ना ये की आंखें चमक उठी। हालांकि उन्हें अंदाजा था कि लड़के को परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए था, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह इतना प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त करेगा। आखिरकार स्पिरिट फनेस अकादमी प्रतिभाशाली लोगों का आश्रय स्थल थी। इसके अलावा उनका शिष्य शायद सबसे निम्न साधना वाला था, जिसने सिर्फ 4था स्थान प्राप्त किया था। मुझे परीक्षा प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताओ। ना ये ने उसे निर्देश देते हुए लिविंग रूम के सोफे पर बैठने का निर्देश दिया। इस बिंदु पर लॉन्ग कोनकोन ने हिया होंगिन को पूरी जांच प्रक्रिया का विस्तृत विवरण देना शुरू किया और निस्संदेह अपने दृष्टिकोण से कहानी को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। ना ये बीच बीच में सटीक विवरण मांगता रहा। धीरे धीरे उसके चेहरे पर आश्चर्य के भाव दिखाई देने लगे। निस्संदेह ऐसे परिणाम प्राप्त करने का एक कारण लॉन्ग कोनकोन की 5वीं रैंक के शूरवीर के साथ साझेदारी थी। वह अग्रणी शक्ति था। हालांकि मूल्यांकन में लॉन्ग कोनकोन की भूमिका ने उसे चौंका दिया। अपनी ताकत के साथ वह मुख्य बिंदुओं को कैसे नहीं समझ पाया। हालांकि लॉन्ग कोनकोन ने कुछ अतिशयोक्ति के साथ बात की, फिर भी कुछ बिंदु ऐसे थे जिन्हें वह बिना ईमानदारी से लागू किए समझा नहीं सकता था। ना ये ने पाया कि हालांकि लॉन्ग कोनकोन की जन्मजात प्रतिभा एक आम आदमी जैसी साधारण थी, फिर भी युद्ध के लिए उनमें असाधारण प्रतिभा थी। उन्होंने युद्धों के दौरान अद्भुत कुशाग्रता का प्रदर्शन किया। हिया होंगिन के साथ यह उनका पहला सहयोग था, फिर भी वे पूरी लड़ाई में एक दूसरे के साथ पूरी तरह से तालमेल बिठाने में कामयाब रहे और उनका नेतृत्व करते रहे। हालांकि उनका योगदान मुख्यतः अपने साथी का समर्थन करने के लिए था, लेकिन इससे उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त हुए, जिससे दोनों अपनी क्षमताओं से बेहतर प्रदर्शन कर सके और अपनी क्षमताओं से परे परिणाम प्राप्त कर सके।
एलिमेंटल वोर्टेक्स स्पिरिट फनेस की भूमिका और उनके द्वारा सिखाए गए सुरक्षा शूरवीर के कौशल ने भी उपयोग करने पर अप्रत्याशित रूप से अच्छे परिणाम दिए और हमेशा सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं तक पहुंच गए। ये बच्चा एक और सुखद सरप्राइज लेकर आया। और हाँ, अभी कुछ समय पहले ही उसने अनजाने में उसे एक और बड़ा सरप्राइज दे दिया था। ठीक है, चलो अब हमें खेती पर ध्यान देना चाहिए ना। ये खड़ी हो गई। गुरुजी, क्या आप मेरी प्रशंसा नहीं करेंगे? लॉन कोनकोंग ने अनिच्छा से पूछा। तुम चैंपियन नहीं हो, इसमें तारीफ करने जैसी कोई बात नहीं है। परीक्षा में अच्छा करना तो तुम्हें वैसे भी करना ही था ना। ये ने उपेक्षापूर्ण स्वर में उत्तर दिया। लॉन कोनकोंग के चेहरे पर गर्व का भाव था। शायद मैं चैंपियन नहीं हूं, लेकिन मेरा भाई चैंपियन है। मेरा भाई पुजारी मंदिर की दिव्य युवती को साथी बनाकर चैंपियन बना। ओह, क्या मैंने तुम्हें बताया कि दिव्य युवती हमारी चचेरी बहन है? हम तुम्हारी माँ लिंग परिवार से हैं ना। ये चौंक गया। दिव्य कन्या मेंगलू, वह इस नाम से परिचित था। दरअसल मेंगलू सदियों से मंदिर की सबसे महान प्रतिभा मानी जाती थी, जिसकी जन्मजात आध्यात्मिक शक्ति 99 गुना थी, जो लगभग पूर्णता के करीब थी। उसे कैसे पता नहीं चलता। इसके अलावा उसे लिंग परिवार का रत्न माना जाता था और वह बेहद प्रिय थी। दादाजी का परिवार प्रसिद्ध है। लॉन कोनकोंग ने ना ये की ओर उत्सुकता से देखते हुए पूछा। ना ये का मुंह थोड़ा सा फड़क उठा। क्या प्रतिष्ठा को सिर्फ प्रसिद्धि ही कहा जा सकता है? आखिरकार तुम्हें पता चल ही जाएगा। लिंग परिवार पवित्र शहर के सबसे महत्वपूर्ण परिवारों में से एक है ना। ये ने कहा, इस बारे में और बात नहीं करना चाहता था। अपने शिष्य को यह समझाना उचित नहीं लगा। लॉन कोनकोंग ने पलकें झपकाईं। क्या यह उन महत्वपूर्ण परिवारों में से एक है जिसे कोई भी भड़काने की हिम्मत नहीं करता, चाहे मैं कितना भी आलसी और लापरवाह क्यों न हो? तमाचा। ना ये ने उसके सिर पर तमाचा मारा। अच्छी शिक्षा देना शुरू कर। अगर तू ऐसे ही सोचता रहा तो मैं तुझे सजा दूंगी। ये बच्चा हमेशा ही किसी की भी मानसिकता को इतनी आसानी से बिगाड़ देता था। इस बीच लॉन डांग ने हाई जिफेंग से संपर्क किया था। कौन सी जगह? हाई जिफेंग ने पूछा। उनके जैसे 9वें दर्जे के शक्तिशाली विशेषज्ञों को भी स्पिरिट फनेस अकादमी में सीधे पूछताछ करने की इजाजत नहीं थी। आखिरकार स्पिरिट फनेस अकादमी की सीधी निगरानी पवित्र दूत द्वारा की जाती थी और वह अभी तक एक दूत नहीं बने थे। पहले लांग डांग ने शांति से उत्तर दिया। हाई जिफेंग की आंखें चमक उठी। उनके चेहरे पर एक अनोखी मुस्कान आ गई। शाबाश, आगे बढ़ते रहो। मुझे प्रक्रिया के बारे में बताओ। लॉन डांग ने विस्तार से बताया कि कैसे उन्होंने मूल्यांकन के दौरान मेंगलू के साथ सहयोग किया और अपने शिक्षक से कुछ भी नहीं छिपाया। आखिरकार उसकी ज्यादातर योग्यताएं उसके शिक्षकों को पहले से ही पता थीं। दिव्य हथौड़ा आत्मा भट्टी, प्रतिकर्षण भट्टी और एक अज्ञात आत्मा भट्टी जो एक देवदूत को जन्म दे सकती है। सचमुच पुजारी मंदिर की एक अद्वितीय प्रतिभा, हाई जिफेंग ने टिप्पणी की। उसकी कुशलताएं और योग्यताएं उसी पद के पुजारियों से कहीं बढ़कर हैं। अफसोस की बात है कि तुम एक रक्षक शूरवीर नहीं हो। अगर तुम होते तो शायद उसके साथ तुम्हारा सहयोग एक अजेय जोड़ी बना सकता था। बेशक ये तभी संभव है जब तुम्हारी प्रतिभा उसके बराबर हो। लॉन डांग मन ही मन हैरान था। अपने शिक्षक से किसी की इतनी प्रशंसा सुनना दुर्लभ था, जिससे मेंगलू के प्रति उसकी सच्ची प्रशंसा झलक रही थी। वह वास्तव में बहुत मजबूत है, चाहे वह उपचार करने, सहायता करने या हमला करने के मामले में हो। उसकी आत्मरक्षा भी प्रभावशाली है। लॉन डांग ने गंभीरता से उत्तर दिया। हाई जिफेंग ने कहा, मंदिर के भीतर लिंग मेंगलू को भावी पवित्र प्रतिनिधि के रूप में देखा जाता है, बशर्ते वह सामान्य रूप से विकसित हो और पर्याप्त उच्च स्तर तक पहुंचने में सफल हो। लांग डांग ने आश्चर्य व्यक्त किया, लेकिन क्या पवित्र दूत हमेशा हमारे शूरवीर मंदिर से भगवान की मुहर वाले शूरवीर नहीं होते हैं? हाई जिफेंग ने सिर हिलाया। अब स्थिति पहले से अलग है। पुजारी तेजी से प्रमुख होते जा रहे हैं। जब तक तुम ऊपरी कक्षाओं में पहुंचोगे तब तक तुम्हें समझ आ जाएगा। इस मूल्यांकन में तुम्हारा प्रदर्शन सराहनीय था। तुमने चैंपियनशिप जीती और निचली कक्षाओं में भी सर्वोच्च अंक प्राप्त किए। मुझे यकीन है कि इस मूल्यांकन ने स्पिरिट फनेस अकादमी के उच्च अधिकारियों का ध्यान तुम्हारी ओर खींचा होगा। हालांकि तुमने युद्ध के दौरान कई समस्याओं का खुलासा किया। मुख्य समस्या तुम्हारे और लिंग मेंगलू के बीच तालमेल की कमी थी। तुम दोनों ने बहुत ऊर्जा बर्बाद की। बेशक ये समझ में आता है। आखिरकार तुम उसकी ताकत और उसके शक्तिशाली कौशल से अनजान थे, ठीक उसी तरह जैसे वह तुम्हारी क्षमताओं से अनजान थी। समझ की कमी तुम्हारे खराब समन्वय का एक प्रमुख कारण थी।
लॉन्ग डांग डांग ने सिर हिलाया। गुरुजी, यदि हमने पूरी तरह समन्वय किया होता तो क्या हमारे परिणाम बेहतर होते? हाय जीफेग ने उत्तर दिया, भले ही आपने देखा होता कि आपका अंतिम प्रतिद्वंद्वी राक्षस जनजाति की शीर्ष 3 जातियों में से था, जिनकी शक्ति 7वें दर्जे तक पहुंच गई थी, फिर भी परिणाम नहीं बदलता। राक्षस जितने अधिक मनुष्यों जैसे दिखते हैं, वे उतने ही अधिक शक्तिशाली होते हैं। चाहे आपका समन्वय कितना भी अच्छा क्यों न हो, आप सर्वोच्च 7वें दर्जे के राक्षस जनजाति को पराजित नहीं कर पाएंगे। अंततः आपके साधना स्तर अपर्याप्त थे। आपको अपने साधना स्तर को 5वें दर्जे से ऊपर उठाने का प्रयास करना होगा। एक बार जब आप द्रव आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त कर लेते हैं तो आप वास्तव में आत्मा भट्टी अकादमी में खुद को स्थापित कर सकते हैं। 5वां दर्जा एक महत्वपूर्ण मोड़ है। चाहे वह विस्फोट, पुनर्प्राप्ति या कौशल उपयोग के संदर्भ में हो, द्रव आध्यात्मिक शक्ति और गैसीय आध्यात्मिक शक्ति स्पष्ट रूप से भिन्न परिणाम देती हैं। लॉन्ग डांग डांग ने कहा, ठीक है। वैसे गुरुजी, मेरी चचेरी बहन ने बताया कि इस मूल्यांकन के ग्रेड चैंपियन को महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त होंगे और अकादमी द्वारा हमें स्पिरिट फनेस प्रोविडेंशियल चयन समारोह के लिए विशेष बैच प्रदान किए गए हैं। क्या आप जानते हैं कि महत्वपूर्ण अवसरों से उसका क्या मतलब था? हाय जिफेंग ने रुककर अपना सिर हिलाया, मुझे यकीन नहीं है। यह शायद स्पिरिट फनेस अकादमी के रहस्य का हिस्सा है। लिंग मिंगलू भले ही युवा हो, लेकिन स्पिरिट फनेस अकादमी में उसका उच्च पद है। इसलिए हो सकता है कि वह हमसे ज्यादा जानती हो। उसकी प्रतिभा और सिद्धक क्षमताओं को देखते हुए उसने जिन महत्वपूर्ण अवसरों का जिक्र किया है, वे असाधारण होंगे, संभवतः स्पिरिट फनेस से संबंधित। तुम्हें इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। ठीक है। हाय जिफेन के साथ लॉन्ग डांग डांग की बातचीत से उसे अपनी चचेरी बहन की हैसियत का और भी गहरा अंदाजा हुआ। ये साफ था कि वह बाकी प्रतिभाशाली लोगों से भी ज्यादा सम्मानित थी। freewebnovel.com। साधना शुरू करो। बलिदान कौशल का अभ्यास जारी रखो। इसका उपयोग करते समय तुम्हें अभी भी संघर्ष करना पड़ता है। हालांकि मेरी युद्ध शैली आक्रामक है, इसका मतलब यह नहीं कि मैं अपनी जान गंवा दूं। जब हम बलिदान कौशल का उपयोग करते हैं तो हमें न केवल कौशल की विस्फोटक शक्ति का उपयोग करना चाहिए, बल्कि खुद को होने वाले नुकसान को भी कम करने का प्रयास करना चाहिए। इस बार तुम्हारा उपयोग वास्तव में काफी अच्छा था। तुम्हारे साथ एक मजबूत पुजारी साथी होने से तुम्हें अपनी क्षमता को उजागर करने का आत्मविश्वास मिलता है। हाय जिफेन की याद दिलाने पर लॉन्ग डांग डांग को कुछ याद आया। गुरुजी, मेरी चचेरी बहन ने मुझे अपनी भावी दानव शिकार टीम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। हाय जिफेन की आंखें चमक उठी, यह अच्छी बात है। क्या तुमने स्वीकार कर लिया? लॉन्ग डांग डांग ने सिर हिलाया, मैंने किया। यह अच्छी बात है। उसके साथ भविष्य में गॉड सील नाइट बनने की आपकी संभावना बहुत बढ़ जाएगी। लॉन्ग डांग डांग का मुंह थोड़ा सा फड़क उठा, ऐसा क्यों लग रहा था जैसे वह मुफ्तखोरी कर रहा हो। अगली सुबह जब लॉन्ग कोन कोन मंदिर मुख्यालय से चुपके से निकला और नाइये से कहा कि वह अपने दादा के घर जा रहा है, तो नाइये ने उसे नहीं रोका। मुख्यालय से कुछ ही दूरी पर वह जल्दी से एक परिचित जगह पर पहुंच गया। उस समय फादर हैप और उनकी बेटी अभी तक नहीं पहुंचे थे, इसलिए वह दरवाजे पर इंतजार करने लगा। हर हफ्ते इस समय वह अनजाने में ही उत्साहित हो जाता था। वह अपनी देवी को फिर से देख पाएगा। freewebnovel.com। हफ्तों तक साथ काम करने के दौरान, उनकी बातचीत के दौरान लॉन्ग कोनकॉन को वह और भी ज्यादा पसंद आने लगी। हैप बेन सौम्य और मेहनती थी और उनका साफ और आकर्षक रूप अक्सर उन्हें मंत्रमुग्ध कर देता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों है, क्योंकि उसने पहले भी कई खूबसूरत औरतें देखी थीं, लेकिन उसके दिल में हैप बेन अलग था। उसने हैप बेन के करीब आने की कोशिश की, लेकिन ज्यादातर वह उसे घूरती रहती और आमतौर पर उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती थी। हालांकि जब उसने हैप बेन का शर्मीला व्यवहार देखा तो उसका दिल और भी स्नेह से भर गया। थोड़ी देर इंतजार के बाद फादर हैप और हैप बेन साथ साथ पहुंचे। लॉन कोनकॉन ने जल्दी से उनका अभिवादन किया, हेलो बॉस, हेलो मिस बॉस। फादर हैप खिलखिलाकर हंसे। उन्हें ये सुंदर और होशियार लड़का पसंद आया। इस हफ्ते तुम्हारा स्कूल कैसा चल रहा है, कोनकॉन? लॉन कोनकॉन ने शोकाकुल भाव से कहा, इतना अच्छा नहीं। फादर हैप चौंके, क्या हुआ? लॉन कोनकॉन ने मुस्कुराते हुए कहा, हर दिन मैं आपकी स्वादिष्ट पसलियों की खुशबू के बारे में सपने देखने से खुद को रोक नहीं पाता। हाँ, शरारती लड़के, बहुत हो गई गपशप। चलो दुकान खोलो। फादर हैप खुश होकर दरवाजा खोलने के लिए दुकान में चले गए। लॉन कोनकॉन ने तुरंत इस अवसर का लाभ उठाया और हैप बेन के पास जाकर फुसफुसाया, देवी, आप और भी अधिक सुंदर हैं।
आप हर सप्ताह थोड़ी अधिक सुंदर क्यों लगती हैं? बेन का चेहरा लाल हो गया और उसने उसकी ओर आंखें घुमाते हुए कहा, जैसा कि मेरे पिताजी ने कहा था, तुम सचमुच बातें कर सकते हो। लॉन कोनकोन ने अपनी छाती पकड़ ली, दुखी होकर बोला, ये कैसी बकवास है? मैं सच कह रहा हूँ। अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो मैं अपना दिल निकालकर तुम्हें दिखा सकता हूँ। बेन ने अपने हाथ कमर पर रखे और उसे चुनौती दी, आगे बढ़ो। इसे फाड़ दो और मुझे दिखाओ। बेहतर है कि ऐसा न हो। मुझे अपना यह उपयोगी दिल गुप्त रूप से तुमसे प्यार करता रहना चाहिए। लॉन कोन चोट का बहाना करते हुए जल्दी से दुकान में काम शुरू करने के लिए दौड़ा। उसके जल्दबाजी में चले जाने को देखकर बेन के होठों पर एक सुंदर मुस्कान आ गई और सोचने लगी, क्या इसे ही गुप्त क्रश कहते हैं। हालांकि लॉन कोन स्कूल के मामले में आलसी है, लेकिन वह निश्चित रूप से हैप की पसलियों की दुकान पर नहीं है। पसलियां काटना, प्याज और अदरक काटना, पानी उबालना, चावल पकाना, वह तेजी से और अच्छी तरह से काम करता है। उसके वहां होने पर फादर हैप को बस निगरानी और जांच करनी होती है और वह ये काम फादर हैप से भी ज्यादा तेजी से करता है, जिससे उसकी बहुत ऊर्जा बचती है। जब पसलियों की स्वादिष्ट खुशबू हवा में फैलने लगती है और पिछली रसोई में खाना लगभग तैयार हो जाता है, तो लॉन कोनकोन जल्दी से बेन की मदद करने के लिए आगे दौड़ता है। उसे दुकान के आगे और पीछे दोनों जगह ज्यादातर काम करने में मजा आता है। बेन ने उसे पानी का एक कप देते हुए कहा, पी लो। लॉन कोनकोन की आंखें चमक उठती हैं, वह जल्दी से कप लेता है और एक घूंट लेता है, फिर अपनी आवाज धीमी करता है, यह अब तक का सबसे मीठा पानी है जो मैंने पिया है, क्योंकि इसमें मेरी देवी की खुशबू है। क्या आप जानते हैं? बकवास बंद करो। बेन खुद को हंसने से नहीं रोक सकी और उसने अपना हाथ उठाया जैसे कि उसे मुक्का मारना चाहती हो। लॉन कोनकोन ने बचने की कोशिश भी नहीं की, बल्कि करीब आकर फुसफुसाया, मुक्का मारने का मतलब स्नेह है, डांटने का मतलब प्यार है, बस आ जाओ। बेन ने तुरंत अपना हाथ नीचे रख दिया, उसका सुंदर चेहरा लाल हो गया। तुम्हारे साथ कौन स्नेह या प्रेम का व्यवहार कर रहा है? अगर तुम फिर से बकवास करोगी तो मैं तुम्हें अनदेखा कर दूंगी। ठीक है, मैं गलत था। देवी, आज रात काम के बाद मैं तुम्हें कुछ स्वादिष्ट खाने ले चलता हूँ। मुझे कल ही एक दुकान मिली थी जो मसालेदार झींगे बनाती है। तुम्हें जरूर पसंद आएगी। लॉन कोनकोन ने प्रसन्न मुस्कान के साथ कहा। नहीं, दुकान बहुत व्यस्त है और हम बहुत देर से बंद होते हैं। तुम्हें कैसे पता कि मुझे ये खाना पसंद है? बेन ने उसे शक की निगाह से देखा। लॉन कोनकोन ने कहा, बॉस ने कहा कि तुम्हें बचपन से ही झींगा बहुत पसंद है और खाते समय तुम उस पर कुछ मिर्च छिड़कना पसंद करते हो। इन दोनों को मिलाकर तुम्हें ये पसंद क्यों नहीं आएगा? बेन ने अपने होंठ भींचे, आपने बहुत बारीकी से अवलोकन किया है। लॉन कोनकोन प्रसन्नता से हंसा, बेशक, मेरे दिल में केवल तुम ही हो। यहां से चले जाओ, हमें व्यापार के लिए तैयार होना है। हैप्स रिब्स शॉप का सप्ताहांत में अच्छा कारोबार रहा। दोपहर के भोजन की भाग दौड़, सफाई, बर्तन धोने और रात के खाने की तैयारी के बाद पूरी दोपहर लगभग बीत ही गई। रात का खाना खत्म होते होते आसमान में अंधेरा छा गया था। ओल्ड हैप, क्या हो गया? आज रात ताश खेलना है। उसी समय दरवाजे के बाहर से एक हल्की सी कर्कश आवाज आए और एक अधेड़ उम्र का आदमी अंदर आया जो फादर हैप की ही उम्र का लग रहा था। ठीक है, मेरा काम यहीं खत्म हो गया। बेन, तुम बाद में अकेले घर चले जाना। कोन जाने से पहले बेन की दुकान बंद करने में मदद करना। जरूर बॉस। ये देखकर कि फादर हैप पहले जाने वाले थे, लॉन कोन तुरंत बहुत खुश हुआ, बल्कि खुशी से फूला नहीं समाया। फादर हैप अपने दोस्त बेन के साथ लॉन कोन को हैरान नजरों से देखते हुए चले गए। तुम इतने खुश क्यों हो? लॉन कोन ने धूर्तता से मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे पिताजी के चले जाने के बाद अवसर आ गया है ना? चलो, मैं तुम्हें मसालेदार झींगा खाने पर ले चलता हूँ। बेन ने झुंझलाहट में जवाब दिया, क्या आप सूक्ष्म नहीं हैं? लॉन कोन ने हैरान होकर कहा, मैं क्या छिपा रहा हूँ? अपनी देवी को भोजन कराने में मुझे क्या दिक्कत है? मैं तो और कुछ नहीं कर रहा हूँ। बेन ने अपने हाथ उसकी कमर पर रख दिए, क्या तुम कुछ और करने की सोच रही हो? लॉन कोन ने मूर्खतापूर्ण मुस्कुराहट के साथ जल्दी से अपने हाथ हिलाए, नहीं, मैं अभी भी युवा हूँ, अभी भी बच्चा हूँ। देवी, क्या आपका दिमाग बहुत जटिल है? ये सिर्फ एक भोजन है। मैं नहीं जा रहा हूँ। बेन सफाई कर रहा था और दुकान बंद करने की तैयारी कर रहा था। मत करो, देवी, मैं गलत था।
देखो मैं कितना दयनीय, कमजोर और लाचार हूँ, चलो साथ में खाना खाते हैं। लॉन कोनकोंग ने तुरंत दयनीय चेहरा बना लिया। बेन ने झुंझलाहट में उसकी ओर आंखें घुमाई, क्या तुम जल्दी से दरवाजा बंद नहीं करोगे? ठीक है। ये सुनकर कि अभी भी आशा है, लॉन कोनकोंग ने तेजी से गति बढ़ा दी, लगभग स्लाइड सटेप का उपयोग करते हुए। दुकान बंद करके दोनों सड़क पर चल पड़े। हालांकि देर हो चुकी थी, पवित्र शहर में अभी भी काफी चहल पहल थी। लॉन कोनकोंग और बेन साथ साथ चल रहे थे। इस पल उसे अचानक लगा कि उसका दिल शांत हो गया है। चारों ओर की भीड़ में उसने बेन को राहगीरों से बचाया। अंधेरे आसमान के बावजूद ऊपर तारों की रोशनी चमक रही थी। उसके साथ इस तरह चलते हुए वह अपने ही दिल में खोया हुआ महसूस कर रहा था। एक जबरदस्त गर्मजोशी से भर गया। मसालेदार झींगा वाला रेस्टोरेंट ज्यादा दूर नहीं था। लॉन कोनकोंग अब तक जितनी दूर गया था वह सबसे लंबी जगह थी। उन दोनों ने एक बर्तन में झींगा, 2 छोटे ठंडे व्यंजन और 2 पेय पदार्थ मंगवाए। अगर मैं मोटी हो गई तो मैं तुम्हें दोषी ठहराऊंगी। बेन ने अपने सामने रखे चमकीले लाल और सुगंधित मसालेदार झींगे को देखा, उसके मुंह में पानी आ गया। मुझे दोष दो, मुझे दोष दो, सब मेरी गलती है, मैं जिम्मेदारी लूंगा, लॉन कोनकोंग ने प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराते हुए कहा। जैसे ही बेन आगे बढ़कर झींगा पकड़ने वाली थी, लॉन कोनकोंग ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम क्या कर रहे हो? बेन चौंका। लॉन कोनकोंग ने उसका कोमल और चिकना हाथ पकड़ते हुए गंभीरता से कहा, मैं अपनी देवी के हाथों को कैसे गंदा होने दे सकता हूं? मुझे करने दो। बेन ने आखिरकार अपना हाथ पीछे खींचा तो देखा कि लॉन कोनकोंग पहले से ही एक झींगा उठाकर छील रहा था। देवी, चिंता मत करो, मैंने अभी अभी अपने हाथ धोए हैं, 3 बार, बिल्कुल साफ, उसने काम करते हुए कहा। तभी बेन की नजर उसके हाथों पर पड़ी। वे लंबे और खास तौर पर फुर्तीले थे, अपने आकार के अलावा एक लड़की के नजरिए से उनमें लगभग कोई खामी नहीं थी। वह वहां था, सड़क की भीड़ भाड़ के बीच एक के बाद एक झींगे छील रहा था। हर छिले हुए झींगे को उसकी प्लेट में रखने से पहले मसालेदार चटनी में डुबोया जा रहा था। उन्होंने बेन के खाने के साथ तालमेल बनाए रखते हुए बहुत तेजी से छीलना शुरू कर दिया। कुछ झींगे खाने के बाद बेन ने कहा, तुम्हें भी खाना चाहिए। लॉन कोनकोंग ने ऊपर देखा और मुस्कुराया, लेकिन मैं तो पहले ही भर चुका हूं। बेन ने आश्चर्य से जवाब दिया, तुम्हारा पेट बिना खाए ही भर गया। लॉन कोनकोंग ने सिर हिलाया, मानो ये स्पष्ट हो, आंखों के लिए एक दावत। लॉन कोनकोंग के सामने झींगों के छिलकों का ढेर लगा था और उसने ज्यादा नहीं खाए। उसका अंदाजा सही था, बेन को ये डिश वाकई बहुत पसंद आई। लाल तैलीय चटनी से सने उसके लाल होंठ बेहद आकर्षक लग रहे थे। क्या यह अच्छा है? क्या हमें अगली बार फिर आना चाहिए? लॉन कोनकोंग ने बड़ी मुस्कान के साथ कहा। किसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ आऊंगी? जाओ और हाथ धो लो, बहुत देर हो गई है और मैं घर जा रही हूं। बेन ने रुमाल से अपना मुंह पोंछा। ठीक है। हाथ धोने के बाद लॉन कोनकोंग बिल चुकाने वापस आया। वेटर ने उसे बताया कि बिल पहले ही चुका दिया गया है। देवी, ये ठीक नहीं है, लड़कियों को बाहर खाना खाने जाते समय पैसे नहीं देने चाहिए। लॉन कोनकोंग असहाय दिख रही थी। बेन ने उदासीनता से कहा, तुम तो स्कूल का खर्च उठाने के लिए पहले से ही काम कर रहे थे और ज्यादातर खाना मैं ही खाता था। मत भूलना, मैं तुम्हारा बॉस हूं। क्या कोई बॉस अपने कर्मचारी को पैसे देने दे सकता है? चलो। ये कहते हुए वह बाहर जाने लगी। तुम्हें जल्दी घर जाना चाहिए, दरवाजे पर खड़े होकर बेन ने लॉन कोनकोंग से कहा। लॉन कोनकोंग अचानक धर्मी लग रहा था, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। मैं तुम्हें जरूर घर ले जाऊंगा, यह एक आदमी का कर्तव्य है। क्या तुम बच्चे नहीं हो? क्या तुमने खुद ऐसा नहीं कहा था? बेन ने चंचल मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। लॉन कोनकोंग ने हंसते हुए कहा, एक लड़के को भी अपनी लड़की की रक्षा करनी चाहिए, है ना? आप क्या कहती हैं, देवी बॉस? तुम और तुम्हारी मीठी बातें। बेन एक निश्चित दिशा में चला गया और लॉन कोनकोंग तेजी से उसके पीछे चला गया। इस समय सड़क पर लोग कम थे और सन्नाटा ज्यादा साफ दिखाई दे रहा था। सड़क के किनारे लगी जादुई लालटेनों की वजह से दोनों की परछाइयां कभी लंबी तो कभी छोटी हो रही थी, कभी एक दूसरे पर चढ़ रही थी। बेन का घर ज्यादा दूर नहीं था, लगभग 20 मिनट की पैदल दूरी पर। यह एक गली में एक छोटा सा आंगन था जो ज्यादा बड़ा नहीं लग रहा था। ठीक है, मैं घर आ गया हूं। बेन ने चलना बंद कर दिया और धीरे से बोला। ठीक है, देवी, तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए।
लॉन कोनकोन ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर हाथ हिलाया, लेकिन वह स्थिर खड़ा रहा। अब आप जा सकते हैं। है बेन दरवाजा खोलने के लिए मुड़ा। लॉन कोनकोन, जो आमतौर पर बहुत ही बातूनी था, घर वापसी के सफर में असामान्य रूप से शांत था। जब वह दरवाजे के अंदर आए और पीछे मुड़कर देखा तो वह अभी भी वहीं खड़ा था, बिना हिले। तुम अभी तक क्यों नहीं गई? है बेन ने अपना सिर बाहर निकाला। लॉन कोनकोन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं बस सोच रहा था कि क्या कोई आश्चर्य होगा। है बेन ने हैरानी से पूछा, क्या आश्चर्य? लॉन कोनकोन ने रहस्यमय नजर से धीमी आवाज में कहा, अलविदा गले लगाने जैसा या कुछ और? तुम्हारे सपनों में। है बेन ने डांटते हुए जल्दी से आंगन का दरवाजा बंद कर दिया। देवी बॉस, बाहर से एक धीमी आवाज आए। है बेन ने फिर से दरवाजा नहीं खोला और बंद गेट से पूछा, क्या कल मिलते हैं? लॉन कोनकोन की आवाज आए। है बेन एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गई, फिर उसके चेहरे पर एक गहरी मुस्कान फैल गई। कल मिलते हैं। शानदार वीकेंड हमेशा जल्दी बीत जाते हैं। खैर, लॉन कोनकोन के लिए तो ये खास तौर पर शानदार था। जब दोनों भाई स्कूल के छात्रावास में फिर से मिले तो लॉन डान पीला दिख रहा था, मानो वह गंभीर रूप से बीमार हो। यहाँ तक कि उसकी आंखें भी सामान्य से अधिक सुस्त लग रही थीं, केवल उसकी आत्मा सभ्य लग रही थी। लगातार बलिदान में बीता लॉन डान के लिए सप्ताहांत कष्टदायक रहा। हालांकि उसे ठीक करने और पुनर्स्थापित करने के लिए एक शक्तिशाली पुजारी मौजूद था, फिर भी अपने सत्व को जलाने की बलिदान साधना बेहद कष्टदायक थी। सबसे बड़ा लाभ ये था कि हाई जीफिग ने उसे आध्यात्मिक शक्ति को द्रव में बदलने का एक तरीका सिखाया था। उसने इस सप्ताह इसे आजमाने की योजना बनाई, ये देखने के लिए कि क्या वह आत्मा भट्टी दैवी चयन अनुष्ठान शुरू होने से पहले 5वें स्थान तक विकसित हो सकता है। शिक्षक ज़ितियानवु के अनुसार ये तरल आध्यात्मिक शक्ति विकसित करने का सबसे अच्छा तरीका प्रतीत होता है। इसके विपरीत लॉन कोनकोन का उत्साह चरम पर था। वह काफी जीवंत और खुश लग रहा था। उसकी मुस्कान कभी फीकी नहीं पड़ी। इस सप्ताहांत तुमने क्या किया? लॉन डान ने अपने छोटे भाई की ओर आश्चर्य से देखा। भाई, क्या तुम्हें पता है, मैंने देवी को रात के खाने पर बुलाया था। हमने मसालेदार झींगा खाया। लॉन कोनकोन ने गर्व से कहा। यही है? लॉन डान ने अवाक होकर कहा। बिल्कुल नहीं, मैंने उसके खाने के लिए झींगे भी छीले, उसने सब खा लिए, वे बहुत स्वादिष्ट थे। क्या तुम्हें नहीं लगता कि हम करीब आ रहे हैं? लॉन कोनकोन ने आत्मविश्वास से कहा। लॉन डान ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, वास्तव में नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कोई हाँ में हाँ मिलाने वाला व्यक्ति सामने आ रहा है। लॉन डान, तुम किसे जी हुजूर कह रहे हो? तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा? लॉन कोनकोन गुस्से से लाल हो गया। अगर वह उसे हरा न पाता तो उस पर टूट पड़ता। क्या टीचर नाये को इस बात की परवाह नहीं है कि आप सप्ताहांत में बाहर जा रहे थे? लॉन डान ने उत्सुकता से पूछा। लॉन कोनकोन ने गुस्से से जवाब दिया, मैं बाहर कैसे गया? इसे वर्क स्टडी कहते हैं और शिक्षक पूरी तरह से इससे सहमत हैं। मुझे शक है तुमने जरूर टीचर नाये को धोखा दिया होगा। लॉन डान अपने भाई को बहुत अच्छी तरह जानता था। लॉन कोनकोन के चेहरे का गुस्सा तुरंत गायब हो गया और उसने लॉन डान का हाथ पकड़ लिया। भाई, प्यारे भाई, अपने प्यारे भाई की भविष्य की खुशी के लिए आप किसी को कुछ नहीं बता सकते। लॉन डान ने उसकी ओर देखा और कहा, जब तक तुम कड़ी मेहनत से पढ़ाई करते रहोगे और लगन से साधना करते रहोगे, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। हमारी चचेरी बहन ने हमें भविष्य में अपनी राक्षस शिकार टीम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। वह बहुत शक्तिशाली है और भविष्य में अन्य लोग भी शामिल होंगे। तुम्हें उसके साथ बने रहना होगा, समझे? ठीक है भाई, तुम सही कह रहे हो, मैं तुम्हारी बात मानूंगा। जब तक सप्ताहांत में देवी के साथ जाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तब तक कोई बात नहीं। लॉन कोनकोन बिना किसी हिचकिचाहट के मान गया। लॉन डान ने आश्चर्य से कहा, लगता है इस बार तुम काफी मोहित हो गई हो। क्या तुम पहले बस एक नज़र डालकर आगे नहीं बढ़ जाती थी? तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? मैं अविश्वसनीय रूप से वफादार हूँ, ठीक है। और हाँ भाई, क्या तुम मुझे खर्च करने के लिए कुछ पैसे दे सकते हो? मैं किसी को खाना खिलाने का खर्च भी नहीं उठा सकता। और हाँ, मुझे अपनी देवी के लिए कुछ उपहार भी खरीदने हैं। मेरी जेबें देखो, वे मेरे चेहरे से भी ज्यादा साफ हैं। लॉन कोनकोन ने दयनीय भाव से कहा। यदि आप सप्ताह के अंत तक पर्याप्त प्रयास करेंगे तो मैं इस पर विचार करूंगा। ठीक है, मैं इस पर आपसे बात करूंगा। लॉन कोनकोन ने तुरंत उत्साहपूर्वक स्वीकार कर लिया।
लॉन कोनकोन की साधना वास्तव में और भी समर्पित हो गई, हालांकि यह उसके गुरु के निस्वार्थ प्रयासों और लॉन्ग डांगडांग की उस पर कड़ी निगरानी के कारण था, जिससे उसके लिए ढिलाई बरतना असंभव हो गया था। इसके अलावा उसे हर सप्ताहांत दिन के उजाले में अपनी देवी के लिए काम करना पड़ता था, जिसका मतलब था कि उसे समय बचाना था, और अगर वह अपनी साधना में कुछ प्रगति नहीं करता तो वह ढिलाई नहीं बरत सकता था। इसलिए एक बार के लिए उसने कक्षा के दौरान ध्यान देना शुरू कर दिया और जब भी खाली समय मिलता लगन से अभ्यास करता। चौथी रैंक पार करने के बाद उसकी एलिमेंटल वोटेक्स स्पिरिट फनेस के प्रभाव में भी सुधार हुआ, जिससे उसकी आध्यात्मिक शक्ति को अवशोषित करने की गति और क्षमता दोनों में वृद्धि हुई, जिससे उसकी शक्ति में हर दिन तेजी से वृद्धि हुई। जब तक व्यक्ति में आशा और प्रयास है, उसे कठिनाई और थकान का एहसास नहीं होगा। ये बात लॉन कोनकोन के लिए सच थी। हर बार जब वह सप्ताहांत में अपनी देवी के दर्शन के बारे में सोचता तो उसे ऊर्जा का एक झोंका मिलता। लॉन्ग डांगडांग भी इस बदलाव पर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका, क्योंकि उसका आलस्य गायब हो गया था और वह हर दिन अधिक ऊर्जावान दिखने लगा था। लॉन्ग डांगडांग ने साधना की एक महत्वपूर्ण अवस्था, द्रव आध्यात्मिक शक्ति के रूपांतरण में भी प्रवेश किया। हाई जीफेक द्वारा उसे दी गई विधि कठिन नहीं थी, इसे एक शूरवीर की तकनीक की सहायता से पूरा किया जा सकता था। 90 परिमाण की अपनी जन्मजात आध्यात्मिक शक्ति के साथ उसे 5वें क्रम को पार करने के लिए केवल समय की आवश्यकता थी। पलक झपकते ही 2 हफ्ते बीत गए और स्पिरिट फनेस अकादमी के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्षण आ ही गया। स्पिरिट फनेस के दैवीय चयन की रस्म। नाश्ते के बाद प्रत्येक कक्षा अपने प्रधानाध्यापक के मार्गदर्शन में अकादमी चौक में एकत्रित हुई। freewebnovel.com। चौक शांत था, लेकिन हर छात्र की आंखें उत्साह से भरी थीं। संघ के विकास के इतने वर्षों के बाद 6 महान पवित्र मंदिरों के पेशेवरों के लिए आत्मा की भट्टी ही मजबूत और औसत के बीच सबसे बड़ा अंतर थी। एक शक्तिशाली आत्मा की भट्टी एक पेशेवर की मुख्य क्षमता बन सकती है और वास्तव में एक उच्च स्तरीय अस्तित्व का निर्माण कर सकती है। स्पिरिट फनेस अकादमी में दाखिला पाने वाले हर व्यक्ति को जीनियस माना जा सकता है, एक खास कोनकोन को छोड़कर। लेकिन वे जीनियस लोगों के बीच कैसे अलग दिखते हैं? अब सिर्फ कड़ी मेहनत ही काफी नहीं है, स्पिरिट फनेस की मेहरबानी ही उन्हें यादगार बना सकती है। आखिरकार वो अहम पला ही गया। कई बड़ी कक्षाओं के छात्र कई सालों से इस दिन का इंतजार कर रहे थे। अब उनमें से हर कोई जाने के लिए बेताब था। अकादमी में आने वाले हर छात्र ने स्पिरिट फनेस अकादमी के बारे में कई किंवदंतियां सुनी थीं, जैसे कि यह वह जगह है जहां 6 महान पवित्र मंदिर स्पिरिट फनेस रखते थे। स्पिरिट फनेस के दैवीय चयन के दौरान अक्सर ताकत से ज्यादा गुणों का महत्व होता था। साधारण स्पिरिट फनेस का चयन अनुकूलता के आधार पर किया जाता था, जबकि वास्तव में शक्तिशाली स्पिरिट फनेस अपने लिए खुद ही मेजबान चुनते थे। ये सभी तथ्य छात्रों के मन में कौतूहल से भर देते थे। स्पिरिट फनेस अकादमी के डीन झो शुइक्सी कई शिक्षकों के साथ चौक पर आए। सभी को सुप्रभात, मैं झो शुइक्सी हूँ। आज का दिन संभवतः आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण दिन है। मेरे 1 दशक से भी ज्यादा के कार्यकाल में आत्मा भट्टी दैवी चयन अनुष्ठान 3 बार आयोजित किया जा चुका है, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि इस बार ये सबसे बड़े अवसर प्रदान करने वाला है। तो आप भाग्यशाली हैं, लेकिन इस भाग्य के साथ भारी जिम्मेदारी भी आती है। स्पिरिट फनेस प्रोविडेंट चयन प्रक्रिया अनिश्चितता से भरी होती है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि किसी भी चीज पर जोर न दें, वरना आपको चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। स्पिरिट फनेस चुनते समय न केवल आपकी ताकत की परीक्षा होती है, बल्कि आपके गुण, प्रतिभा और यहाँ तक कि व्यक्तित्व भी ऐसे कारक हैं जो ये तय करते हैं कि स्पिरिट फनेस आपको चुनेगा या नहीं। अपने लिए सबसे उपयुक्त स्पिरिट फनेस ढूंढना सबसे मजबूत फनेस चुनने से बेहतर है। मुझे पता है कि आप में से कुछ लोगों के मन में पहले से ही कोई लक्ष्य होगा, लेकिन जैसा मैंने कहा, उसे कभी भी थोपे नहीं। जो आपको लगता है कि आपके लिए उपयुक्त है, हो सकता है वह वास्तव में उपयुक्त न हो। अगर कोई स्पिरिट फनेस आपको सक्रिय रूप से चुनता है, तो आपको अपनी प्रवृत्ति पर अड़े रहना चाहिए। ध्यान से विचार करना चाहिए कि क्या स्पिरिट फनेस वास्तव में वही है जो आप चाहते हैं। ज्यादा स्पिरिट फनेस होना हमेशा बेहतर नहीं होता। सबसे जरूरी बात यह है कि वे एक दूसरे के पूरक हों। मैंने एक बार एक सीक्रेट लेगेट को देखा था। उसके जीवन में केवल 2 स्पिरिट फनेस थे, लेकिन उसने उन्हें 5-5 बार विकसित किया, जिससे वह सीक्रेट लेगेट्स में सर्वोच्च स्थान पर पहुंच गया और दोनों स्पिरिट फनेस को मिलाकर भी लगभग अपराजय हो गया। तो बच्चों, अपनी प्रवृत्ति पर अड़े रहो। अपनी सहज प्रवृत्ति पर विश्वास रखें, अधीर न हो। सावधानी से चुनाव करना आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है।
डीन का भाषण सुनकर लोंग डांग डांग और लोंग कोन कोन ने एक दूसरे को देखा। कुछ छात्रों के पास पहले से ही एक टारगेट स्पिरिट फनेस था जिसे वे चुनना चाहते थे। क्या उनके पास एक था? नहीं, नहीं था। उनके शिक्षकों ने उन्हें कभी यह क्यों नहीं बताया कि उन्हें किस तरह की स्पिरिट फनेस चुननी चाहिए। समारोह के बैच का वितरण शुरू करें, झो शुइक्सी ने गंभीर स्वर में कहा। उनके बगल में खड़े एक बुजुर्ग ने हाथ हिलाया और चांदी की रोशनी की चमक हर कक्षा के होमरूम शिक्षक की ओर उड़ी। हर शिक्षक ने चांदी की रोशनी पकड़ी और चांदी के बैज दिखाई दिए। फिर उन्होंने ये बैज अपनी अपनी कक्षा के छात्रों को बांट दिए। लोंग डांग डांग लोंग कोन कोन के हाथ में चांदी का बैज देखकर चौंक गया। रंग के अंतर को छोड़कर उसका डिजाइन लगभग उसके सुनहरे रंग के बैज जैसा ही था। स्पिरिट फनेस अकादमी के 51वें डीन के रूप में मैं विनम्रतापूर्वक बुद्धिमान बुजुर्गों का स्वागत करता हूं, झो शुइक्सी ने आकाश की ओर श्रद्धापूर्वक अभिवादन किया। पूरी स्पिरिट फनेस अकादमी एक अजीब तरह से गूंज रही थी। हवा में एक सूक्ष्म कंपन महसूस किया जा सकता था। हवा में तात्विक ऊर्जाओं और तत्वों की विविधता की सघनता बढ़ती जा रही थी, मानो पूरी अकादमी और भी ज्यादा असामान्य होती जा रही थी। अगले ही पल आसमान में अजीबोगरीब बदलाव होने लगे। हल्के रंगों वाले प्रभामंडल घूमने लगे और 9 अजीबोगरीब रोशनियां इकट्ठा होने लगीं। अकादमी के अलग अलग हिस्सों से प्रकाश की 9 धारियां ऊपर उठीं और ऊपर के प्रभामंडल में समा गईं, जिससे हवा में मौजूद तात्विक उतार चढ़ाव अचानक 10 गुना बढ़ गए, जिससे हवा चिपचिपी लगने लगी। लोंग कोन कोन की एलिमेंटल वोटेक्स स्पिरिट फनेस ने एक बार फिर से अपने आप काम करना शुरू कर दिया और तेजी से संकेंद्रित ऊर्जा को अवशोषित करना शुरू कर दिया। आकाश में 9 ज्योतियां धीरे धीरे ठोस होती गईं और धुंधली सी विशाल आत्मा की भट्टियां दिखाई देने लगीं। हर आत्मा की भट्टी शानदार थी, तीव्र चमक बिखेर रही थी और उन पर प्रकाश के अनगिनत पैटर्न तेजी से हिल रहे थे। हर स्पिरिट भट्टी के ऊपर एक आकृति तैर रही थी जो कुछ कुछ इंसान जैसी लग रही थी। उसमें पुरुष और महिलाएं, लंबे और छोटे, दोनों थे। हालांकि वे प्रकाश की केवल छायाएं थीं, फिर भी उनका रूप विस्मयकारी था। स्पिरिट फनेस अकादमी की नींव 9 महान बुद्धि स्पिरिट फनेस, जिन्हें पवित्र और राक्षसी भूमि में सबसे दुर्जय स्पिरिट फनेस के रूप में जाना जाता है, एक बार फिर प्रकट हुई। उनका आभामंडल इतना विशाल था कि उनके उदय के साथ ही पूरा आकाश रंग बिरंगा हो गया। 9 महान आत्मा भट्टियों के केंद्र में विचित्र 9 रंगीन प्रभामंडल में लिपटी महिला ने धीमे स्वर में कहा, क्या सब कुछ तैयार है? झो शुइक्सी ने एक बार फिर झुककर कहा, सब कुछ तैयार है बुद्धिमान बुजुर्गों। freewebnovel.com। वह महिला सभी छात्रों की ओर मुड़ी। ये साफ था कि वे उसका चेहरा नहीं देख पा रहे थे, लेकिन वहां मौजूद हर व्यक्ति को ऐसा लग रहा था जैसे वह उन्हें देख रही हो। आत्मा भट्टी ईश्वरीय चयन शुरू हो। 9 महान बुद्धि आत्मा भट्टियों के केंद्र से स्त्री की आवाज के साथ हवा में सभी तत्वों का उतार चढ़ाव अजीबोगरीब हो गया। सभी तत्व आकाश में एकत्रित होने लगे, जिससे 9 बुद्धि आत्मा भट्टियों के चारों ओर एक अजीब बहुरंगी प्रभामंडल बन गया। झो शुइक्सी और शिक्षक एक तरफ हट गए। अगले ही पल बहुरंगी प्रभामंडल अचानक नीचे गिर गया और जमीन पर प्रकाश का एक बड़ा बहुरंगी स्तंभ बन गया। वरिष्ठ से कनिष्ठ तक प्रत्येक कक्षा को प्रकाश स्तंभ में प्रवेश करना होगा, झो शुइक्सी ने भारी स्वर में निर्देश दिया। छठी कक्षा के छात्र अपने होमरूम शिक्षक के नेतृत्व में तुरंत रंग बिरंगे प्रकाश स्तंभ की ओर बढ़े और अंदर जाने के लिए कतार में खड़े हो गए। जैसे ही उनके शरीर प्रकाश स्तंभ में उतरे, वे मानो उसमें समा गए, गायब हो गए, जबकि होमरूम शिक्षक अपने छात्रों को ले जाकर एक तरफ हट गए। कोन कोन, मुझे अपना बैज दिखाओ, लोंग डांग डांग ने फुसफुसाया। लोंग कोन कोन इस समय बहुरंगी प्रकाश स्तंभ को उत्साह से देख रहा था। उसने लापरवाही से अपने हाथ में चांदी का बिल्ला लोंग डांग डांग को सौंप दिया। स्पिरिट फनेस अकादमी में कुल 300 से ज्यादा छात्र थे, इसलिए प्रकाश स्तंभ में प्रवेश तुरंत हो गया। कुछ ही मिनटों बाद पहली कक्षा की बारी थी। पुजारी वर्ग 1 में सबसे आगे खड़ी मेंगलू ने अपना सिर लोंग डांग डांग और लोंग कोन कोन की तरफ घुमाया। सच कहूं तो वह पहचान नहीं पा रही थी कि कौन कौन है। उसने उनकी तरफ हल्का सा सिर हिलाया, फिर अपनी सहपाठियों को बहुरंगी प्रकाश स्तंभ की ओर चलने के लिए प्रेरित किया। शूरवीर वर्ग 1 ने पुजारी वर्ग 1 के ठीक पीछे बहुरंगी प्रकाश स्तंभ की ओर बढ़ते हुए उसका पीछा किया। लोंग डांग डांग स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसके हाथ में दोनों बैज गर्म होने लगे थे। जैसे ही वे बहुरंगी प्रकाश स्तंभ के पास पहुंचने वाले थे, लोंग डांग डांग फुसफुसाया, ये रहा तुम्हारा बैज कोन कोन। सबसे अच्छी स्पिरिट भट्टी लाने की कोशिश करो। ये कहते हुए उसने लोंग कोन कोन के हाथ में एक बैज थमा दिया।
अगले ही पल क्लास लीडर होने के नाते वह सबसे पहले बहुरंगी प्रकाश स्तंभ की ओर बढ़ा। लॉन कोनकॉन्ग ने लापरवाही से बैज लिया और उसके पीछे चला गया। जैसे ही वह अंदर गया उसे लगा जैसे उसके आसपास की हर चीज धीमी पड़ रही है और वह किसी गर्म कुंड में उतर रहा है। उसकी हथेली में कंपन हुआ और बैज उसके हाथ से उड़ गया। बिल्ला उसके सामने बड़ा हो गया और उसमें से चमकदार सुनहरी रोशनी निकल रही थी। लॉन कोनकॉन्ग थोड़ा हिचकिचाया। क्या बिल्ला चांदी का नहीं था? ये सोने का कैसे हो गया? लॉन्ग डांग डांग, बड़े भाई, उसने चिल्लाने की कोशिश की लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। अगले ही पल उसकी आंखों के सामने सब कुछ सुनहरा हो गया। अपने आसपास के माहौल को चांदी में बदलते हुए देखकर लॉन्ग डांग डांग अंदर से शांत था। 2 हफ्ते सोचने के बाद उसने अपना मन बना लिया था। अगर लॉन कोनकॉन्ग अब भी उतना ही उदासीन रहा, हमेशा जिम्मेदारियों से कतराने की कोशिश करता रहा, तो वह कुछ नहीं कर सकता था। हालांकि उन्होंने पिछले मूल्यांकन में कोनकॉन्ग की क्षमता को देखा था। हाल के हफ्तों में उनके सहज प्रयास और गंभीरता सभी डांग डांग की नजर में थे। वह जानता था कि एलिमेंटल वोटेक्स स्पिरिट फनेस कोनकॉन्ग की जन्मजात प्रतिभा को निखार रहा था। फिर भी उसके भाई की मूल प्रतिभा बहुत कमजोर थी और वह दूसरे छात्रों से काफी पिछड़ा हुआ था। हालांकि उनकी चचेरी बहन उन्हें अपनी राक्षस शिकारी टीम में शामिल होने के लिए राजी हो गई थी, फिर भी क्या उसे अपने भाई को बोझ बनने देना चाहिए? उसे यह पसंद नहीं आएगा, न ही कोनकॉन्ग को, जो उपलब्धियों के प्रति उदासीन होने के बावजूद भी अपना गौरव रखता था। जब लॉन्ग डांग डांग हाल ही में यहाँ आया था और जब वह सोअरिंग ड्रैगन सिटी में मंदिर अकादमी में था, तो वह हमेशा अपने प्रयास और प्रतिभा से कोनकॉन्ग की रक्षा करने के बारे में सोचता था। जैसे जैसे वह मजबूत होता गया, स्वाभाविक रूप से वह कोनकॉन्ग को बदमाशी से बचा सकता था। हालांकि जैसे ही उसे कोनकॉन्ग में उम्मीद की एक किरण दिखाई दी, उसके विचार बदलने लगे। उसकी सुरक्षा उतनी लाभदायक नहीं थी जितनी कोनकॉन्ग का अकेले मजबूत होना, और इसके अलावा दोनों में कोई टकराव भी नहीं था। इसलिए उसने गहन चिंतन के बाद आज का निर्णय लिया। उसे नहीं पता था कि सुनहरे रंग का बिल्ला क्या दर्शाता है, लेकिन चूंकि उसके चचेरे भाई ने कहा था कि यह एक शानदार अवसर है, तो यह निश्चित रूप से था। इस अवसर के साथ शायद कोनकॉन्ग वापसी कर सकता था। दूसरी ओर अपनी विशिष्ट क्लोनिंग शक्ति के साथ, जो सामान्य और जन्मजात 90 अंकों की आंतरिक आध्यात्मिक शक्ति से कहीं बढ़कर थी, क्या वह पहले से ही संतुष्ट नहीं था? इस तरह इस पल उसे शांति और सुकून का एहसास हुआ। चांदी की चमक में नहाते हुए उसने सोचा कि अपने लिए एक स्पिरिट भट्टी चुन लूं, वही सबसे अच्छी रहेगी। अगर कोई उपयुक्त भट्टी न भी मिले तो भी उसके पास पहले से ही 2 स्पिरिट भट्टियां थीं, वह संतुष्ट था। अगले ही पल चांदी की चमक धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी और चारों ओर का सारा प्रकाश मध्यम पड़ने लगा। उसे धुंधले ढंग से असंख्य प्रकाश बिंदु टिमटिमाते दिखाई दिए। ये प्रकाश बिंदु सभी अलग अलग रंगों के थे, कुछ ज्यादा चमकीले, कुछ ज्यादा गहरे। सबसे अनोखी बात यह थी कि इन सभी से अलग अलग आभा निकलती थी, कुछ विस्फोटक, कुछ सौम्य, कुछ प्रबल और कुछ सामंजस्यपूर्ण, मानो ये सभी आत्मा की भट्टियां हों। लांग डांग डांग आश्चर्यचकित रह गया। स्पिरिट फनेस अकादमी वास्तव में अपने नाम के अनुरूप थी। अपनी भावनाओं को स्थिर करते हुए उन्होंने इन प्रकाश बिंदुओं में, उन कोमल किरणों में जो विशिष्ट चमक से भरी थी, हो रहे परिवर्तनों को महसूस करने पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को धीरे से मुक्त किया और इन प्रकाश बिंदुओं में समाहित आभाओं को गंभीरता से अनुभव किया। उसे खुशी हुई जब उसकी आध्यात्मिक शक्ति इन प्रकाश बिंदुओं की ओर प्रवाहित हुई, तो उनमें से अधिकांश, चाहे उनकी विशेषताएं कुछ भी हों, उसे अपनेपन और आत्मीयता का एहसास दिलाते थे। इनमें से कई प्रकाश बिंदु तो उसकी ओर खींचे भी आए। क्या यह मेरे प्रति उनकी स्वीकृति थी? लॉन्ग डांग डांग ने खुद को आश्वस्त किया। वह जानता था कि एक व्यक्ति कितनी आत्मिक भट्टियों में विलीन हो सकता है, यह उसके साधना स्तर पर निर्भर करता है। उसकी पवित्र विपथन आत्मिक भट्टी और दिव्य कमल आत्मिक भट्टियों में से सौम्य प्रकार की थी, इसलिए वे दूसरों को जोर से प्रतिकर्षित नहीं करती थीं, लेकिन फिर भी उसके शरीर की सहनशक्ति एक निश्चित सीमा के भीतर थी। वर्तमान चयन के दौरान ये बहुत संभव था कि उसका शरीर केवल 1 या अधिकतम 2 आत्मिक भट्टियों को ही सहन कर सके। आत्मा भट्टी के दैवी चयन अनुष्ठान से पहले ही उसने सोच लिया था कि किस प्रकार की आत्मा भट्टी सबसे उपयुक्त होगी। बाद में उसने निर्णय लिया कि उसे एक आक्रमणकारी आत्मा भट्टी चाहिए। दिव्य कमल आत्मा भट्टी एक रक्षात्मक भट्टी थी जिसमें सामान्य रक्षा क्षमता थी, और पवित्र विपथन आत्मा भट्टी सहायक और बहुत कार्यात्मक थी, लेकिन उसकी आक्रमण शक्ति को बढ़ा नहीं सकती थी।
इसलिए लॉन्ग डांगडांग ने प्रवेश करने से पहले ही इस बारे में सोच लिया था, उसे अपनी आक्रमण शक्ति को उन्नत करने के लिए एक शक्तिशाली आक्रमण प्रकार की स्पिरिट भट्टी प्राप्त करने की आशा थी। हाई जीफेग ने उसे मुख्यतः विस्फोटक हमले सिखाए थे। अगर वह इसे एक विस्फोटक स्पिरिट भट्टी के साथ जोड़ पाता तो संभवतः उसके पास अपने चचेरे भाई की तरह न्याय के हथौड़े जैसा एक शक्तिशाली कौशल हो सकता था। चूंकि वह केवल एक ही स्पिरिट भट्टी चुन सकता था और अनेक स्पिरिट भट्टियां उसे पहचान रही थीं, इसलिए वह निश्चित रूप से सावधानीपूर्वक चयन करना चाहता था। हालांकि जैसे ही वह इन स्पिरिट भट्टियों की विशेषताओं को समझने वाला था, अचानक बाकी सब कुछ जम गया। हर बार आत्मा की भट्टी को दर्शाने वाले सभी प्रकाश बिंदु काली पृष्ठभूमि पर स्थापित होते थे। फिर भी इस समय पृष्ठभूमि में एक चमक का आभास था। एक पल में मानो सभी प्रकाश बिंदु अपनी चमक खो बैठे और स्वाभाविक रूप से अलग होकर जगह बनाते हुए अलग हो गए। लॉन्ग डांगडांग तब प्रकाश के एक समूह को देखकर चकित रह गया। ये सफेद रोशनी का एक समूह था। अगर पहले उसे दिखाई देने वाली विविध रंग बिरंगी रोशनियां तारे थीं, तो जब ये सफेद रोशनी दिखाई दी तो उसकी आंखों के सामने पूर्णिमा जैसा चांद दिखाई दिया। चांद हल्के नीले रंग के प्रभामंडल से घिरा हुआ था, उसकी अपनी आभा भी थी। उसे दर्शाने के लिए सबसे अच्छे शब्द थे विशाल, सचमुच विशाल। लगभग तुरंत ही चंद्रमा के समान प्रकाश की विशाल आभा लॉन्ग डांगडांग के सामने प्रकट हुई, जिससे अन्य रोशनियों की खोज में उसका मार्ग अवरुद्ध हो गया। सुनहरे रंग के बैज का अवसर क्यों छोड़े? लॉन्ग डांगडांग के कान में एक कोमल पुरुष की आवाज गूंजी। freewebnovel.com। लॉन्ग डांगडांग चौंक गया, उसने अपना सिर थोड़ा झुका लिया। मुझे नहीं पता कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। पुरुष स्वर ने धीरे से उत्तर दिया, क्या तुम जानते हो कि तुम चैंपियनों को पहले ही इनाम क्यों दिया गया था? ये 2 हफ्ते तुम सबकी परीक्षा लेने के लिए थे। तुम्हारे जीवन की स्थिति, योग्यताओं, गुणों, विशेषताओं और प्रतिभा, और सबसे महत्वपूर्ण, तुम्हारे स्वभाव का अवलोकन करने के लिए। इसलिए इन 2 हफ्तों में तुमने जो कुछ भी किया है वह हमारी निगरानी में है। क्या तुम जानते हो, बिना अनुमति के बैज बदलना ईश्वरीय चयन अनुष्ठान का उल्लंघन है? लॉन्ग डांगडांग ने अचानक अपना सिर उठाया। मैं गलत था, सीनियर। लेकिन ये सब मेरी गलती है। कौन को कुछ भी पता नहीं था, ये सिर्फ मेरा फैसला था। अगर सजा ही देनी है तो कृपया मुझे ही सजा दीजिए। कृपया उसे आत्मा भट्टी दैवी चयन अनुष्ठान में भाग लेने दीजिए। डांगडांग की विनती को अनसुना करते हुए कोमल आवाज ने पूछा, आप किस प्रकार की आत्मा भट्टी चाहते हैं? लॉन्ग डांगडांग आश्चर्यचकित रह गया और अवचेतन रूप से बोला, मैं एक आक्रमण प्रकार की आत्मा भट्टी प्राप्त करने का इरादा कर रहा था। नहीं, तुम गलत हो। कोमल पुरुष स्वर ने कहा, तुम्हें आक्रमणकारी आत्मा भट्टी की जरूरत नहीं है। तुम्हारी प्रतिभा और क्षमताएं अद्वितीय हैं। तुम्हारी अनोखी क्लोन प्रतिभा तुम्हें अनेक गुणों से सुसज्जित करती है, लेकिन तुम उन्हें पूरी तरह से एकीकृत और उपयोग नहीं कर सकते। जादू तो बस जादू है, मार्शल आर्ट तो बस मार्शल आर्ट है, तुम्हारा मिश्रण पर्याप्त नहीं है। जानते हो क्यों? बड़े, कृपया मुझे समझाएं। ये देखकर कि दूसरा पक्ष अब सजा के बारे में बात नहीं कर रहा था, लॉन्ग डांगडांग ने खुशी से विषय बदल दिया। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपकी अपनी आध्यात्मिक शक्ति और नियंत्रण इनका समर्थन करने के लिए पर्याप्त नहीं है। आपको एक आत्मा भट्टी की आवश्यकता है जो आपको इन सभी को एकीकृत करने में मदद कर सके और आपकी क्षमताओं को एक मजबूत समर्थन प्रदान कर सके। जब तक आप अपने क्लोन और उनकी विशेषताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में सक्षम हैं, तब तक आक्रमण शक्ति की कमी की चिंता क्यों करें? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बड़े। क्या मैं इस ईश्वरीय चयन अनुष्ठान से ऐसी आत्मा भट्टी चुन सकता हूं? लॉन्ग डांगडांग ने सावधानी से पूछा। तुम नहीं कर सकते, कोमल पुरुष स्वर ने उत्तर दिया। तुमने बिना अनुमति के अपना बैच किसी और को दे दिया, जो अनुष्ठान का अनादर है, जिसकी सजा मिलनी ही चाहिए। हालांकि तुम्हारी असाधारण प्रतिभा, दृढ़ निश्चय, दयालु हृदय और निस्वार्थता को देखते हुए, हालांकि तुम इस अनुष्ठान में आत्मा की भट्टी नहीं चुन सकते, हमने चर्चा के बाद तुम्हें एक भट्टी देने का फैसला किया। पहले 3 शब्द सुनते ही लॉन्ग डांगडांग का मूड तुरंत खराब हो गया। आखिरकार वह अभी भी 14 साल का लड़का था, जाहिर है उसे स्पिरिट भट्टी मिलने की उम्मीद थी। लेकिन उसके बाद के शब्दों का इस कोमल स्वर में क्या अर्थ है? क्या सभी उसकी प्रशंसा कर रहे हैं? उसे एक स्पिरिट भट्टी सौंपना शायद ये भी एक अच्छा विकल्प लगता है। धन्यवाद एल्डर। अपने दिल में खुशी से अभिभूत लॉन्ग डांगडांग ने तुरंत कृतज्ञता में सिर झुकाया। एल्डर, क्या मुझे दी गई आत्मा भट्टी वही है जिसका आपने अभी उल्लेख किया है? कोमल पुरुष स्वर ने कहा, ठीक है, जैसा मैंने बताया था।
हमने इसे आपके लिए बहुत सोच विचार के बाद चुना है। हमारी आत्मा भट्टियों की दुनिया में इस तरह की सिर्फ एक ही भट्टी है। ये समुद्र जितनी विशाल और चमकते चांद जितनी दीप्तिमान है। यह आज दुनिया की सबसे उच्च स्तरीय आत्मा भट्टियों में से एक है। यह आपके लिए आध्यात्मिक शक्ति का भंडारण कर सकती है, तारों भरे आकाश को निगलकर आपके लिए दुनिया को रोशन कर सकती है। ये लगभग सभी अन्य आत्मा भट्टियों के साथ मिलकर विभिन्न प्रकार की आत्मा भट्टी सम्मिलन तकनीकों को भी प्रक्षेपित कर सकती है। इसे दुनिया का सबसे निष्पक्ष और शांतिपूर्ण अस्तित्व माना जाता है। क्या ऐसी अच्छी चीजें भी संभव हैं? लॉन्ग डांगडांग को आश्चर्य तो हुआ, लेकिन वह बहुत खुश भी हुआ। आपकी महान कृपा के लिए धन्यवाद बड़े साहब। कृपया इसे मुझे दे दीजिए। इस स्पिरिट भट्टी का नाम क्या है? हाल ही में उसने स्पिरिट भट्टियों के बारे में काफी रट लिया था और कई शिक्षकों से इसके बारे में पूछा था, लेकिन उसे लगा कि उसकी समझ में इस आदमी द्वारा बताई गई स्पिरिट भट्टी शामिल नहीं थी। कोमल पुरुष स्वर ने कहा, मैंने जिस अद्वितीय, महान और शक्तिशाली आत्मा भट्टी का उल्लेख किया है वह स्पष्ट चंद्र विशाल महासागर है। आप इसे विशाल महासागर कह सकते हैं। जैसे ही उसने ये नाम सुना, लॉन्ग डांगडांग को अथाह महानता का एहसास हुआ। क्या आप ऐसा करने को तैयार हैं? कोमल पुरुष स्वर गंभीर हो गया। बिना किसी हिचकिचाहट के लॉन्ग डांगडांग ने सिर हिलाया और कहा, मैं तैयार हूं। उसे भरोसा था कि आत्मा की भट्टी उसे धोखा नहीं देगी, खासकर यह कोमल पुरुष स्वर जिसमें स्पष्ट रूप से ज्ञान था और जो 9 महान ज्ञान की आत्मा भट्टियों में से एक होना चाहिए। निश्चित रूप से उसके शब्दों पर भरोसा किया जा सकता था। अगर इसका इतना अच्छा वर्णन किया गया है तो कहने को क्या है। बहुत बढ़िया। आदमी की आवाज फिर से नर्म हो गई। मुस्कुराते हुए उसने कहा, तो चलिए अब अनुबंध पर हस्ताक्षर करते हैं। हम लॉन्ग डांगडांग अचंभित रह गया। कोमल पुरुष स्वर ने कहा, हाँ, मैं विशाल महासागर हूं। एक पल में लॉन्ग डांगडांग हक्का बक्का रह गया। तो क्या वो खुद ही सिफारिशी था? अचानक उसके अंदर एक ठंडक दौड़ गई और उसने अवचेतन रूप से पूछा, क्या आप एक ज्ञान आत्मा भट्टी हैं? सही कहा, मैं सचमुच एक बुद्धि आत्मा भट्टी हूं। हालांकि आपके साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद सब कुछ नए सिरे से शुरू करना होगा, फिर भी मैं आपके चरित्र से प्रभावित हूं और आपसे अलग होने को तैयार हूं। इस क्षण लॉन्ग डांगडांग उत्साह से भर गया। एक बुद्धि आत्मा भट्टी। यह आत्मा भट्टी अकादमी के 9 महान संतों में से एक था। ठीक है, चलो तुरंत अनुबंध पर हस्ताक्षर करना शुरू करते हैं। लॉन्ग डांगडांग, क्या तुम मेरे साथ क्लियर मून वास्ट ओशन स्पिरिट फनेस के साथ एक समान अनुबंध पर हस्ताक्षर करने को तैयार हो? चाहे कोई भी कारण हो, हम हमेशा एक दूसरे के साथ समान व्यवहार करेंगे, एक दूसरे का समर्थन करेंगे और जीवन के अंत तक एक दूसरे की रक्षा करेंगे। मैं तैयार हूँ। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया में एक सुनहरी चमक छा गई हो, फिर भी लॉन्ग कोन के दिल में अवर्णनीय भावनाओं का एक उथल पुथल सा महसूस हो रहा था। क्यों? तुम इसे मुझे क्यों दे रहे हो? क्या तुम ताकतवर होकर मेरी रक्षा नहीं कर सकते थे? लॉन्ग डांगडांग, तुम इतने मूर्ख क्यों हो? तुम प्रतिभाशाली हो या मूर्ख? सच में कितने मूर्ख हो। जैसे जैसे सुनहरी रोशनी फीकी पड़ने लगी, लॉन्ग कोन के सामने सब कुछ धुंधला सा दिखने लगा। उसने अपनी आंखें मलने के लिए हाथ उठाया, जिससे आखिरकार उसकी नजर साफ हो गई। यह एक विशाल हॉल था जो सुनहरी रोशनी से घिरा हुआ था, पवित्र वातावरण से भरा हुआ था और विभिन्न तत्वों से घिरा हुआ था जो कुछ हद तक चिपचिपा सा महसूस होता था। कोई भी हलचल प्रतिरोध का एहसास पैदा करती थी। इस समय हॉल में न केवल लॉन्ग कोन खड़ा था, बल्कि दर्जनों अन्य लोग भी थे, जिनमें प्रत्येक वर्ष के स्तर के चैंपियन और उसकी चचेरी बहन, दिव्य युवती मेंगलू, जिसे उसने लॉन्ग डांगडांग के साथ साझा किया था, शामिल थी। उन सबके ठीक सामने कुछ ही दूरी पर दीप्तिमान आकृतियां थीं। क्या ये 9 महान ज्ञान आत्मा भट्टियों द्वारा प्रकट हुए 9 महान ऋषि नहीं हैं जिन्होंने आत्मा भट्टी दैवी चयन अनुष्ठान आरंभ किया था? विजडम टेम्पल में आपका स्वागत है। यही स्पिरिट फनेस अकादमी का असली केंद्र भी है। हॉल में एक मधुर महिला स्वर गूंजा। हर बार जब वह उसकी आवाज सुनता तो लॉन्ग कोन को असीम सुकून का एहसास होता। मुझे लगता है कि इस समय आप सभी कुछ हद तक उत्साहित महसूस कर रहे होंगे। हाँ, आप असाधारण प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए अपने अपने ग्रेड में अव्वल आए हैं। इसलिए आपको दूसरों से अलग एक दैवीय चयन प्रक्रिया का सामना करना पड़ेगा। आपके पास एक अवसर होगा, लेकिन यह अवसर एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी है। आप में से प्रत्येक को एक अतिरिक्त परीक्षा देनी होगी और उसे पास करके आपको हमारे साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने का मौका मिलेगा। हम में से कितने लोग आपके साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर कर सकते हैं?
यह आपकी प्रतिभा और मूल्यांकन प्रदर्शन पर निर्भर करता है। यह एक या अधिक हो सकता है। यह आपके लिए एक अवसर है, लेकिन एक भारी जिम्मेदारी भी है। पवित्र और दानवों की भूमि हजारों वर्षों में न देखे गए परिवर्तनों का सामना कर रही है। यही मूल कारण है कि हमने कुछ बदलावों को चुनने का फैसला किया है। ये सुनकर लॉन कोनकॉन को आखिरकार सुनहरे रंग के बिल्ले का काम समझ में आ गया। क्या ये बिल्ले बुद्धिमत्ता की भट्टियों के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करने का एक अवसर था? भाई, आप इसे मुझे कैसे दे सकते हैं? क्या आपको लगता है कि मैं ऐसी परीक्षा पास कर पाऊंगा? या आपको पता ही नहीं था कि यह अवसर वास्तव में क्या था? ये तो बर्बादी है। लॉन कोनकॉन को बहुत पछतावा हुआ। काश यहाँ लॉन डांग खड़ा होता। उसे यकीन था कि अपने भाई की प्रतिभा के बल पर उसे विजडम स्पिरिट फनेस के साथ अनुबंध करने का मौका जरूर मिल सकता है। अगर उसके बड़े भाई के पास विजडम स्पिरिट फनेस है तो उसे कोनकॉन को भविष्य में और क्या हासिल करना होगा? वह बस अपने बड़े भाई के साथ ही रह सकता है। इस समय उसे एक आंतरिक संघर्ष का सामना करना पड़ा। वह सच तो उजागर करना चाहता था, लेकिन उसे इसके परिणामों का अंदाजा नहीं था। उसका सबसे बड़ा डर यह था कि अगर बैच बदलने की बात पता चल गई तो दोनों भाइयों को स्पिरिट फनेस के दैवीय चयन अनुष्ठान से निष्कासित कर दिया जाएगा। ये सचमुच सबसे बुरी स्थिति होगी। उसका भाई एक साधारण स्पिरिट फनेस भी हासिल नहीं कर पाएगा। जहां तक खुद का सवाल है तो इसका कोई खास महत्व नहीं था। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, लॉन कोनकॉन ने हाथ उठाकर कहा, और तुरंत ही ज्ञान मंदिर में उपस्थित सभी लोगों की निगाहें उसकी ओर खींच गईं। आपका प्रश्न क्या है? उस कोमल स्त्री स्वर में कुछ और संकेत छिपा हुआ था। लॉन कोनकॉन ने पूछा, यदि कोई परीक्षा में असफल हो जाता है तो क्या वह अन्य स्पिरिट भट्टियों की स्वीकृति प्राप्त कर सकता है? हाँ, महिला की आवाज ने उत्तर दिया। प्रभुत्व चयन अनुष्ठान में भाग लेने वाले अन्य छात्रों की तुलना में आपके पास बस यही एक अतिरिक्त अवसर है। यह अन्य आत्मा भट्टियों के सामान्य अधिग्रहण को प्रभावित नहीं करता है। हालांकि यदि आप एक बुद्धि आत्मा भट्टी के साथ हस्ताक्षर करते हैं तो आप अन्य भट्टियों की आत्मा का सामना करने की संभावना नहीं रखते हैं। क्या कोई और प्रश्न है? बस अब और नहीं। उसकी बात सुनकर लॉन कोनकॉन ने तुरंत अपना मन स्थिर किया। चाहे आप इसे किसी भी नजरिए से देखें, इस समय जोखिम उठाना ठीक नहीं था। अगर उसके गुरु यहां होते तो वह भी यही रास्ता चुनता। कम से कम उसे और उसके बड़े भाई को एक साधारण स्पिरिट भट्टी तो मिल ही जाती। यहां से निकलते ही वह अपने भाई को बुरी तरह डांटता। वह इतना बड़ा मौका कैसे छोड़ सकता था? ये सचमुच। अवचेतन रूप से लॉन कोनकॉन ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसकी भावनात्मक उथल पुथल लगभग बेकाबू लग रही थी। ठीक है, परीक्षा शुरू करो। आकाश से सुनहरी रोशनी की धाराएं उतरी और 12 विजेता छात्रों पर पड़ी। उसी समय मिंगलू ने लॉन कोनकॉन को प्रोत्साहित करने वाला एक इशारा भी किया। जाहिर है वह इस चचेरे भाई को पहचान नहीं पाए। आखिरकार दोनों भाई वाकई एक जैसे दिखते थे। 9 महान बुद्धि आत्मा भट्टियां एक साथ मध्य हवा में तैर रही थीं, चुपचाप आसपास के वातावरण को महसूस कर रही थीं। दृश्य झिलमिला उठा और अगले ही क्षण लॉन कोनकॉन ने स्वयं को एक ऐसी जगह पर पाया जिससे वह बहुत परिचित था। इस क्षण उसे अचानक ऐसा लगा जैसे वह कुछ भूल गया है और उसे चक्कर सा आने लगा। कोनकॉन, मुझे मेज हटाने में मदद करो ताकि मैं नीचे झाड़ू लगा सकूं। एक मधुर आवाज गूंजी। लॉन कोनकॉन ने सहज ही अपना सिर घुमाया और एक मनमोहक आकृति देखी। उसे देखते ही वह जो कुछ याद करने की कोशिश कर रहा था उसे भूल गया और तेजी से उसकी ओर बढ़ा। एक हाथ से मेज उठाए और दूसरे हाथ से उससे झाड़ू ले ली। देवी, आप फर्श क्यों झाड़ रही हैं? मैं कर दूंगा। आपको झाड़ने जैसे काम नहीं करने चाहिए।